सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बालाः भाषाध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमतां पुरस्कृत्य उत्पन्नाः भवन्ति। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि बालाः भाषाध्ययनार्थम, बालाः मतलब होता है बालक, तो बालकों में भाषा अध्ययनार्थम, भाषा के अध्ययन के लिए अपेक्षित क्षमता पुरस्कृत्य, अपेक्षित क्षमता जो है वो पुरस्कार के द्वारा उत्पन्नाः भवन्ति, उत्पन्न होती है। ये किसने कहा? मतलब बालकों में भाषा अध्ययन के लिए जो अपेक्षित क्षमता है वो पुरस्कृत्य या फिर पुरस्कार देकर के, पुरस्कृत करके ही उत्पन्न होती है। ये किसने कहा है? ऑप्शन में 4 विद्वानों का नाम दिया हुआ है। वाइगोत्स्की महोदय हैं, पावलोव महोदय हैं, जीन पियाजे महोदय हैं और चॉम्स्की महोदय हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो जो चॉम्स्की महोदय हैं ये इनका कथन है डी, चॉम्स्की महोदय का कथन है डी होगा सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ पर दिया हुआ है भाषायाः सामान्य अवगमनस्य ज्ञानार्थम मूल्यांकने सर्वाधिक उपयुक्तः प्रायः कीदृशः भवति। मतलब कि भाषा का सामान्य या फिर भाषा के सामान्य अवगमन का ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए मूल्यांकन में सर्वाधिक उपयुक्त प्रायः कीदृशः भवति, सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? मतलब कि भाषा का सामान्य अवगमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस ज्ञान के लिए जो मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन का कौन सा विकल्प यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है, कौन सा किन प्रश्नों से अपन उसका मूल्यांकन करेंगे? प्रायः कीदृशः भवति, तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा यहाँ पर ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है निबंधात्मक, निबंधात्मक, दूसरा दिया है विकल्पात्मक, विकल्पात्मक, या फिर अति लघुत्तरात्मक या दीर्घ उत्तरात्मक। तो कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे? निबंधात्मक प्रश्न होंगे या फिर विकल्पात्मक होंगे या अति लघुत्तरात्मक होंगे या फिर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होंगे? तो अति लघुत्तरात्मक ये रहेगा सही। भाषा का सामान्य अवगमन हो रहा है, इसके ज्ञान के लिए जो मूल्यांकन में सर्वाधिक उपयुक्त होगा ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से अपन पता लगा पाएंगे कि भाषा का अवगमन हो रहा है कि नहीं। आगे चलते हैं। प्राथमिक विद्यालयस्य कस्यचन विद्यार्थिनः श्रवण वाचन कौशलयोः विकासार्थं निम्नलिखित पद्धतिषु का व पद्धति उपयुक्ता भवति। क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयस्य, प्राथमिक विद्यालय के कश्चन मतलब कोई, विद्यार्थिनः मतलब विद्यार्थी के लिए, तो प्राथमिक विद्यालय के किसी विद्यार्थी को श्रवण कौशल और वाचन कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी वो पद्धति है जो उपयुक्त है? ऑप्शन पहला दिया है अभिनय व वार्ता वाचन, अभिनय और वार्ता वाचन। दूसरा दिया है अभिनय संवाद, अभिनय और संवाद दिया हुआ है ये पद्धति। या फिर आगे दिया हुआ है कथा श्रवणम तथा श्रुतलेखनम, कथा श्रवण और श्रुतलेखन। आगे दिया है काव्य पाठ तथा भाषा प्रयोग। क्या होगा इसका सही उत्तर? प्राथमिक विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, तो प्राथमिक विद्यालय की चर्चा है, तो ये जो बी दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। जो बी दिया है ये रहेगा सही उत्तर। कौन सा? अभिनय तथा संवाद, अभिनय और जो संवाद हैं ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपन इनका प्रयोग करके और बच्चों को सिखा पाएंगे। आगे दिया है लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबद्धम अस्ति। मतलब कि लेखन परंपरा में नीचे दिए गए में या फिर लेखन परंपरा के द्वारा नीचे दिए गए में क्या संबद्ध है लेखन परंपरा के, मतलब लेखन परंपरा से क्या संबद्ध है ये पूछा सीधा सीधा। एक बार और पढ़ लेता हूँ। लेखन परंपरायाम, लेखन परंपरा में अधस्तनेषु नीचे दिए गए में किम संबद्धम अस्ति, क्या संबद्ध है, तो लेखन से संबंधित क्या है ये आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन पहला दिया है ब्राह्म चिन्हानाम सम्यक प्रयोग, मतलब ब्राह्म चिन्हों का सम्यक प्रयोग, बिल्कुल ठीक है। समीचीन शब्दावली, तो समीचीन शब्दावली में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि लेखन परंपरा पूछा है लिखने के लिए, तो ब्राह्म चिन्हों का उपयोग ज़्यादा सटीक है इससे। आगे कथा विचारा है, ये तो गलत ही हो जाएगा, कल्पना का कोई यहाँ मतलब नहीं है, तो यही रहेगा सही। ब्राह्म चिन्हानाम सम्यक प्रयोग, मतलब कि लिखने के लिए ब्राह्म चिन्हों आदि का यदि सम्यक प्रयोग हुआ तो फिर वो लेखन उत्तम माना जाएगा। आगे दिया हुआ है निम्न
लिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचितः। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कतमम उत्तरम मतलब कि कौन से उत्तर प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए समस्या नहीं है या फिर समस्या नहीं है इस प्रकार से सूचित करते हैं। तो कौन से उत्तर? बोधने अस्पष्टता, बोधन में अस्पष्टता, अनुवाद विषयक समस्या, अनुवाद विषय में समस्या, असमन्वय विषये जनानां परिचयाभावः, इस विषय में लोगों का परिचय नहीं है तो ये, या फिर सुविधानां अभावः, प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए समस्या नहीं, इति सूचित। तो क्या होगा इसका सही उत्तर बताना है आप लोगों को। क्या रहेगा सही उत्तर? तो जो सी दिया है अस्मिन् विषये जनानां परिचयाभावः मतलब कि इस विषय में लोगों का परिचय नहीं है, परिचय का अभाव है, तो ये होगा सी रहेगा सही। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है भाषाध्यापकः अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षयितुं शक्नोति। मतलब कि जो भाषा का अध्यापक है वो इस लेखन कौशल से शिक्षयितुं शक्नोति, इस लेखन कौशल से शिक्षा दे सकता है, मतलब शिक्षण करा सकता है, ये कह रहे हैं। ऑप्शन पहला, ज्ञानवर्धक विचाराणां सहायेन स्वशब्दैः मातृभाषायाः लेखितुम् उक्त्वा। मतलब कि ज्ञानवर्धक विचारों को या फिर ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से अपने शब्दों में मातृभाषा में लिख करके, बोल करके, या फिर लिखने के लिए बोल करके। आगे, छात्रान लेखादीन पठितुम सूचयित्वा, छात्रों के लिए लेख आदि पढ़ करके सूचित करेगा ये। आगे क्या कह रहे हैं? श्रुत लेखनम या श्रुत लेखन के द्वारा। तो ऊपर प्रश्न भी देखना है कि भाषा अध्यापकः अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षयितुं शक्नोति। भाषा अध्यापक जो है वो इस प्रकार से लेखन कौशल को पढ़ा सकता है, ये कह सकते हैं। आगे, छात्राणां कृते स्पष्टतया लिखितुम आदेशः। तो आदेश की तो बात किसी भी प्रकार से कहीं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आजकल तो शिक्षा में ये सब शब्द जो हैं बिल्कुल से दूर से ही नकार दिए गए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आदेश हुआ या फिर प्रताड़ना देना हुआ, तो ये तो बिल्कुल से अलग है। श्रुत लेखन से भी कोई मतलब नहीं है। तो सही क्या रहेगा? ये वाला फर्स्ट वाला रहेगा सही। ज्ञानवर्धक विचाराणाम सहायेन स्वशब्दैः मतलब कि ज्ञानवर्धक विचारों के सहयोग द्वारा अपने शब्दों में मातृभाषा में लेखितुम उक्त्वा लिखने के लिए कह करके, यही रहेगा सही। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है भाषायाः निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलं देयम्। मतलब कि भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन के लिए किसके ऊपर आप बल देंगे, ये आपको बताना है। तो भाषा के निरंतर और समग्र मूल्यांकन के लिए पहला ऑप्शन दिया है शुद्धोच्चारण पर बल देंगे। दूसरा दिया हुआ है विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का सामर्थ्य, ये दूसरा रहेगा। तीसरा उत्तम शब्दावली, और चौथा परियोजना कार्यम या परियोजना कार्य पर आप ध्यान देंगे। तो भाषा का निरंतर और समग्र मूल्यांकन हो, इस मूल्यांकन के लिए किस पर ज़्यादा बल दिया जाएगा? तो विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, मतलब कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का सामर्थ्य विकसित करने पर बल देंगे, ये रहेगा बी, जो दिया हुआ है सही उत्तर। आगे चलते हैं। बहुभाषिकता के बारे में प्रश्न पूछा है कि बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता ऑप्शन पहला दिया है भाषाधिगमे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम, मतलब कि भाषा के अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, बिल्कुल ठीक है। आगे, भाषाधिगमे समस्या सृष्टिम करोति, बिल्कुल गलत है, समस्या पैदा नहीं करता है। सृष्टि मतलब होता है उत्पन्न करना। भाषा शिक्षणे एका बाधा, तो एक बाधा भी नहीं है। भाषा संसाधनानां कृते प्रमादकारी, तो ये प्रमादकारी भी नहीं है भाषा संसाधनों के लिए। कृते मतलब होता है लिए। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जो पहला दिया है भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम अस्ति बहुभाषिकता। आगे, भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? लिखित है, मौखिक है, संकेत भाषा है या फिर व्याकरण है? तो भाषा के प्राथमिक रूप के बारे में पूछा है कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? तो संकेत रूप में, प्राथमिक रूप में भाषा प्रयोग की जाती है। उसके बाद में अन्य मौखिक, लिखित या व्याकरणिक रूप फिर बाद में आते हैं सामने, लेकिन पहले जो होता है वो संकेत रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्वम, दो चीजें दी हुई है, कथा और कवित्वम।
अनयोर मध्ये अधस्तनेषु कः पक्षः साधु इति भवान चिंतयति। मतलब कि प्राथमिक स्तर पर कथा और कवित्व इन दोनों के बीच में नीचे दिए गए में कौन सा पक्ष साधु मतलब ठीक है, भवान चिंतयति आप सोच रहे हैं कि कौन सा पक्ष ठीक है, ये आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन पहला दिया है विभिन्न मुख्य नामधेयानाम उदाहरणानाम पुनरावृत्ति बहुवारं भवितव्यम। दूसरा दिया है विशिष्ट लेखकानाम कवित्वं च कथायाश्च। तीसरा दिया हुआ है ते मूल्य परकाः, ये मूल्य परक हो, बिल्कुल ठीक है। आगे दिया है कथा तथा कवित्वम उभयमपि शब्दावली, दोनों की शब्दावली। तो प्राथमिक स्तर पर क्या महत्वपूर्ण रहेगा ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, कौन सा पक्ष महत्वपूर्ण रहेगा, प्राथमिक स्तर की चर्चा है। और नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं मतलब कि ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कौन सा सटीक और सही है ये बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, तो जो डी दिया हुआ है कथा तथा कवित्वम उभयमपि शब्दावली, दोनों की शब्दावली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पक्ष ज़्यादा साधु है, मतलब कि ठीक है। प्राथमिक स्तर की चर्चा है तो कथा की भी शब्दावली ठीक हो और कवित्व की भी जो शब्दावली हो वो उनके स्तर की हो और ठीक हो, तो यही रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं, दिया हुआ है भाषायाम व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। मतलब कि भाषा का जो व्याकरण शिक्षण है, भाषा में जो व्याकरण शिक्षण है वो किसके समीकरण के लिए सहायक है। ऑप्शन पहला दिया है संख्यात्मकतायाः, संख्यात्मकता के लिए। आगे दिया है साक्षरतायाः, साक्षरता के लिए, या फिर शुद्धतायाः, शुद्धता के लिए, या फिर वाक्य प्रवाहस्य, वाक्य प्रवाह के लिए। तो सही उत्तर क्या रहेगा, तो भाषा में जब भी व्याकरण की चर्चा आती है तो शुद्धता की चर्चा चलती है, ये क्योंकि प्रयोग मतलब कि भाषा का प्रयोग व्याकरण के रूप से हो तो शुद्ध प्रयोग होगा, तो शुद्धता जो है यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, दिया हुआ है भाषायाः संबद्धः येन सह भवति, ये न सह भवति मतलब कि भाषा का संबंध इनके साथ होता है। मानवस्य हृदयेन सह, मानव के हृदय के साथ। मानवस्य वाग्यंत्रेण सह, मानव के वाग्यंत्र के साथ, या फिर द्वाभ्याम, ध्यान से, द्वाभ्याम सह, दोनों के साथ, या फिर ना कैन अपि सह, किसी के साथ भी नहीं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, भाषा का संबंध जो है किसके साथ होगा, तो मानव हृदय के साथ भी है और मानव वाग्यंत्र के साथ भी है, वाणी के साथ भी है, मानव वाग्यंत्र के साथ भी है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणाय यह उपायः अस्ति। मतलब कि व्याकरण शिक्षा को सरल करने के लिए जो उपाय है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। यह मतलब होता है जो, तो व्याकरण शिक्षा को सरल बनाने के लिए कौन सा उपाय है। ऑप्शन पहला मातृभाषा सह तुलना, मतलब कि मातृभाषा के साथ तुलना की जाए, मतलब कि मातृभाषा में ही उसे पढ़ाया जाए। या फिर सूत्राणाम रटनम, तो रटने की समस्या तो बिल्कुल से अलग ही है, इसको तो अलग कर देंगे। प्रतिदिन व्याकरणस्य पाठनम, तो प्रतिदिन व्याकरण का पाठन, ये भी ना हो कि प्रतिदिन अपन व्याकरण ही पढ़ाएं। ना कहा अपि, तो ये तो गलत ही है, ये रहेगा सही। मातृभाषया सह तुलना। आगे छात्राणाम उच्चारण दोषम दूरीकरणाय भाषा शिक्षकः भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगतः भूयात्। मतलब क्या कह रहे हैं, छात्राणाम मतलब छात्रों में, उच्चारण दोषम, उच्चारण दोष दूरीकरणाय, दूर करने के लिए, छात्रों में उच्चारण दोष दूर करने के लिए भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञान के किस विज्ञान में पारंगत होना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो कौन से विज्ञान में पारंगत होना चाहिए उच्चारण दोष को दूर करने के लिए। पहला रूप विज्ञाने, रूप विज्ञान में। दूसरा दिया हुआ है ध्वनि विज्ञाने, ध्वनि विज्ञान में। तीसरा दिया हुआ है वाक्य विज्ञाने, वाक्य विज्ञान में। या फिर चौथा दिया हुआ है अर्थ विज्ञाने, अर्थ विज्ञान में। तो देखिए जब चर्चा आती है किसकी, उच्चारण दोष की, तो वहां पर ध्वनि आता है उच्चारण में, तो यही रहेगा सही जो दिया हुआ है बी, बी रहेगा अपना इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, संस्कृते मूल्यांकनम प्रयोजनम अस्ति। मतलब कि संस्कृत में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है। ऑप्शन पहला दिया है विषय ज्ञानस्य परीक्षणम, विषय ज्ञान का परीक्षण। अग्रिमायाम या फिर अग्रिमायाम, हाँ अग्रिमायाम कक्षा क्रमोन्नति, तो ये तो गलत है, संस्कृत में मूल्यांकन का प्रयोजन ये नहीं है। भाषाम प्रति रुचि जागरणम,
भाषा के प्रति रुचि को जागरण करना ये एक कारण है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है। आगे लिपि है सम्यक ज्ञानम, लिपि का सम्यक ज्ञान, तो सही क्या रहेगा ये वाला, विषय ज्ञान से परीक्षणम, विषय ज्ञान का परीक्षण है कि इन्हें विषय का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही रहेगा सही। आगे चलते हैं। छात्रः स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति। मतलब क्या कह रहे हैं कि छात्र जो हैं स्वहृदयस्य, अपने हृदय के, स्व मतलब होता है अपने, हृदयस्य मतलब हृदय के, विचारान मतलब विचारों को, कया भाषया किस भाषा में, सरलतया सरल रूप से, प्रकटीकर्तुं प्रकट करने में, समर्थः भवति समर्थ होते हैं। तो कौन सी वो भाषा है जिसमें छात्र समर्थ रहते हैं अपने भावों को प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, प्रांतीय भाषा में, राजभाषा में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में या फिर मातृभाषा में। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि मातृभाषा में सब लोग अपनी बात कह लेते हैं, अपनी जो मदर टंग है ये कहें कि जिसमें अपन प्रतिदिन बोल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे विचार अपन बोल सकते हैं और उसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं होती है। संस्कृतस्य पठन पाठन संदर्भे किम सर्वाधिकम आवश्यक तत्वम। मतलब कि संस्कृत के पठन पाठन के संदर्भ में सर्वाधिक आवश्यक तत्व क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है संपूर्ण पाठस्य शब्दार्थानाम स्मरणम, मतलब कि संपूर्ण पाठ के शब्द और अर्थों का स्मरण, मतलब शब्दार्थ का स्मरण। दूसरा दिया हुआ है पाठाधारितस्य अभ्यास कार्यस्य कृते संकेत प्रदानम, मतलब कि पाठ पर आधारित जो अभ्यास कार्य हैं या फिर पाठाधारित अभ्यास कार्य के लिए संकेत प्रदान करना, ये कह रहे हैं। तीसरा दिया हुआ है अध्यापकेन या फिर अध्यापिकया, दोनों अध्यापक भी बोल सकते हैं, अध्यापिका भी बोल सकते हैं। तो अध्यापक संपूर्ण पाठस्य, संपूर्ण पाठ के विस्तृत व्याख्या। तो पठन पाठन के संदर्भ में आवश्यक तत्व ये है कि जो अध्यापक है, अध्यापक के द्वारा संपूर्ण पाठ की विस्तृत व्याख्या। या फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि शिक्षणीयम बिंदुम अधिकृत्य नूतनानाम अभ्यासानाम द्वारा अधिकाधिकम अभ्यास कार्यम, मतलब कि शिक्षणीय जो बिंदु हैं उनको अधिकृत्य मतलब होता है ले करके, नूतनानाम मतलब नए, अभ्यासानाम मतलब अभ्यास कार्य को या फिर अभ्यास कार्य के द्वारा मतलब द्वारा, अधिकाधिक अभ्यास कार्यम, अधिकाधिक अभ्यास कार्य। तो सही क्या रहेगा, संस्कृत पठन पाठन के संदर्भ में सर्वाधिक आवश्यक तत्व जो है वो यही है कि जो भी शिक्षणीय बिंदु हैं, पढ़ाने योग्य बिंदु हैं, उनको ले करके नए नए अभ्यास कार्य के द्वारा अधिक अधिक अभ्यास कार्यों को कराना, नए नए अभ्यासों के द्वारा अभ्यास कार्य को कराना, ये रहेगा इसका सही उत्तर। जो डी दिया हुआ है ये होगा सही। और बहुत सारे वीडियो अपने इसके अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और वहां पर इन वीडियोस को देखें। लगभग ये 90 करीब का वीडियो होगा, 90 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो जितने भी मुझे प्रश्न मिलते हैं मैं उन प्रश्नों को लाने की कोशिश करता हूँ। आगे चलते हैं। दिया हुआ है कस्मिन् वयसि बालाः प्रायः भाषाधिगमने अधिकाः सक्षमाः, मतलब कि किस उम्र की बालिका। ध्यान से देखें, कस्मिन् मतलब होता है किस, वयसि मतलब होता है उम्र, बालाः मतलब बाला, प्रायः मतलब प्रायः, भाषाधिगमने मतलब भाषा को सीखने में, अधिकाः मतलब अधिक, सक्षमाः मतलब सक्षम। तो किस उम्र की बालिका प्रायः भाषा को सीखने में अधिक सक्षम होती है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है 8 वर्षेभ्यः पूर्वम, मतलब कि 8 वर्ष से पूर्व। दूसरा दिया हुआ है 8 वर्षेभ्यः पश्चात, 8 वर्ष के पश्चात या फिर 8 वर्ष के बाद। या फिर दिया हुआ है 10 वर्षेभ्यः पूर्वम, 10 वर्ष के बाद। या फिर 13 वर्षेभ्यः पश्चात, 13 वर्ष के बाद। तो कस्मिन् वयसि बालाः प्रायः भाषाधिगमने अधिकाः सक्षमाः, किस उम्र में बालिका प्रायः भाषा को सीखने में अधिक सक्षम होती है। क्या रहेगा इसका सही उत्तर, तो पहला ही रहेगा 8 वर्षेभ्यः पूर्वम, 8 वर्ष के पूर्व, यह रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है श्लोकानाम वाक्यानाम अन्वयः इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति, मतलब कि श्लोकों का या फिर वाक्यों का अन्वय, इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति, इससे क्या अभिप्राय है श्लोकों का या फिर वाक्यों का अन्वय। तो अन्वय से मतलब होता है कि वाक्य परिचय, क्या वाक्य परिचय अन्वय है।
या प्रभावानुगुणम वाक्येषु पदक्रमः, भाव के अनुसार वाक्यों का पदक्रम, एक पद में संजोना उसको। या फिर प्रतिपद व्याख्यानम, प्रतिपद व्याख्यानम मतलब कि एक एक पद की व्याख्या। या फिर वाक्य प्रयोग, वाक्यों में प्रयोग। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? श्लोक या फिर वाक्यों का जो अन्वय होता है आप लोगों को पता ही है। जैसे कि एक वाक्य दिया है, वह जाता है कहाँ, या फिर कैसे भी करके अपन लिख सकते हैं। तो इस वाक्य को अपन को सीधा करके लिखना है कि वह कहाँ जाता है, तो ये उसका अन्वय हो जाएगा। सही करके अपन ने उसको लिख दिया। तो सही उत्तर जो रहेगा वो है बी, भावानुगुणम वाक्येषु पदक्रमः, मतलब कि भाव के अनुसार वाक्यों का पदक्रम। जो भी उस श्लोक के या फिर उस वाक्य के भाव हैं, उन भावों को एक वाक्य में सजोना। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया है वैसे, तो इस प्रकार से सही रहेगा बी, भावानुगुणम वाक्येषु पदक्रमः, मतलब भाव के अनुसार वाक्यों का पदक्रम, एक पद में व्यवस्थित करना। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ पर दिया हुआ है, भाषाधिगमन प्रक्रियायाम प्रायः छात्राः संभाषण संदर्भे विश्वस्ताः न दृश्यन्ते। कारणम् अस्ति अधिगत भाषायाः उच्चारण संबद्धाः विशिष्टाः नियमाः। अस्याः समस्यायाः समाधानार्थं किम आवश्यकम। क्या कह रहे हैं कि भाषाधिगम प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया में प्रायः छात्र संभाषण के संदर्भ में विश्वस्त नहीं दिखते हैं। मतलब कि जो भाषा सीखने की प्रक्रिया है, आपने कोई भाषा सीखी है तो आप उस भाषा में अधिगम तो करते हैं, ठीक है, सीख रहे हैं, लेकिन आप उसमें संभाषण नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं और बोलने में विश्वस्त नहीं दिख रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आप उस भाषा को बोल पा रहे हैं। तो कारणम अस्ति, इसका कारण है कि अधिगत भाषायाः उच्चारण संबद्धाः विशिष्टाः नियमाः, मतलब कि जो भाषा है, अधिगत भाषा है, सीखी गई भाषा है, उसके उच्चारण संबद्ध विशिष्ट नियम, ये कारण हो सकते हैं। तो अस्याः समस्यायाः समाधानार्थम किम आवश्यकम, इस समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, कक्षायाम अंतःक्रियार्थम गतिविधिनां प्रयोगः, मतलब कि कक्षा में अंतःक्रियार्थ गतिविधियों का प्रयोग या फिर अंतःक्रिया के लिए गतिविधियों का प्रयोग। दूसरा दिया है, परामर्शकस्य सहायेन विशिष्ट भाषिक चिकित्सा, मतलब कि जो परामर्शक होता है, आप ये कहें एडवाइज़र मतलब कि एडवाइस देने वाला। तो जो परामर्शक है, जैसे कि कोई डॉक्टर होता है और डॉक्टर से अपन परामर्श लेते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी कोई भाषिक चिकित्सा दे, तो उससे यहाँ इनका मतलब है कि परामर्श दे। तो परामर्शकस्य सहायन मतलब कि परामर्शक की सहायता से विशिष्ट भाषिक चिकित्सा, विशिष्ट भाषिक चिकित्सा देना, भाषा रूप में भाषा की चिकित्सा देना कि ये बच्चा जो सीख नहीं रहा है संभाषण, तो इसका क्या कारण है वो सुधारे। आगे, त्रुटि नाम सदैव संशोधनम, त्रुटियों का हमेशा संशोधन करना। या फिर कक्षायाम उच्चैः सस्वर वाचनम, कक्षा में जोर जोर से सस्वर वाचन करना या फिर जोर से सस्वर वाचन करना। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर कि भाषा की अधिगम प्रक्रिया में प्रायः छात्र संभाषण संदर्भ में विश्वास नहीं रखते हैं या फिर विश्वस्त नहीं दिखते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो इसका कारण है कि जो भाषा है उसकी उच्चारण मतलब कि भाषा का उच्चारण संबद्ध विशिष्ट नियम है, उसके उच्चारण संबंधी जो विशेष नियम है वो है इसके कारण। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है आप लोगों को ये बताना था। सही उत्तर क्या रहेगा, कक्षायाम अंतःक्रियार्थम गतिविधिनां प्रयोगः, जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली गतिविधियां हैं उनके प्रयोग पर अपन यदि ध्यान देंगे तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्र भावनयः संबद्धे पत्र लेखन विषये किम आवश्यकम, मतलब कि मित्र भावना से संबंध पत्र लेखन के विषय में क्या आवश्यक है। ऑप्शन पहला दिया है, अन्येभ्यः अपि स्पष्टता, अन्य की भी स्पष्टता हो, अन्य जो भी कुछ लिखा हुआ है उसकी स्पष्टता। संकेतानाम उपयोगः प्रारूप स्पष्टता, मतलब कि संकेतों का उपयोग हो और जो प्रारूप दिया है उसकी भी स्पष्टता हो। आगे दिया है वैयक्तिकम प्रारूपम बिना, मतलब वैयक्तिक प्रारूप के बिना
ये लिखा जाए, या फिर किंचित प्रारूपम वैयक्तिकम स्पर्शनम संकेतानाम उपयोगः, ये सभी के सभी हों, या फिर वैयक्तिक संदर्भाः कठोरतया प्रारूपानुपालनम, मतलब वैयक्तिक संदर्भों में कठोर रूप से प्रारूपों का पालन। ये तो सही उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा, मित्र भावना या मित्र भावना के संदर्भे संबद्धे। तो मित्र भावना से संबद्ध जो पत्र लेखन है, तो उस पत्र लेखन के विषय में क्या आवश्यक है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना था। ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर सही। और मैंने अधिकतर नोट किया है कि जो भी बड़े उत्तर होते हैं जिनमें सब कुछ समाहित हो जाता है, वो ज़्यादा सही होते हैं। तो किंचित प्रारूपम मतलब कि थोड़ा प्रारूप ठीक हो, वैयक्तिकम स्पर्शनम वैयक्तिक स्पर्शन हो, और संकेतानाम उपयोग और संकेतों का उपयोग भी हो। तो मित्र भावना से संबद्ध जो पत्र लेखन है इसके विषय में ये ज़्यादा आवश्यक है, सी रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। बालाह सार्थक लेखने निपुणाः भवेयु, मतलब बालक जो है वो सार्थक लेखन में निपुण हो जाए, या फिर हो सकते हैं। भवेयु मतलब हों। क्या कह रहे हैं, बालाः सार्थक लेखने निपुणाः भवेयु, बालक सार्थक लिखने में निपुण हों। इति अस्मात् पूर्वम आवश्यकम अस्ति, इति मतलब इस प्रकार, अस्मात् मतलब इसके, पूर्वम मतलब पहले, आवश्यकम मतलब आवश्यक, अस्ति मतलब है। तो इसके पूर्व आवश्यक यह है कि चित्रकला, आकृति निर्माण आदि भी गतिविधिम, या फिर आदि भी गतिविधि भी तेषां विकासः सम्यक भवेत्। तो जो आदि और गतिविधियां हैं, तेषां मतलब उनके द्वारा क्या विकास हो, तेषां भावनात्मकः विकासः, तेषां सुरक्षात्मकः विकासः। तो ये सुरक्षात्मकः विकासः तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, आगे दिया है गत्यात्मकः विकासः, तो क्या रहेगा सही, गत्यात्मकः विकासः जो दिया हुआ है यही रहेगा सही। मतलब कि जो बालक हैं वो सार्थक लेखन में निपुण हों, इस प्रकार के इति अस्मात् पूर्वम आवश्यकम, इसके पूर्व आवश्यक ये है कि चित्रकला, आकृति निर्माण जो आदि और गतिविधियां हैं उनमें गत्यात्मक विकास सम्यक होगा। तो इनसे क्या होगा, तेषाम विकासः सम्यक भवेत्, तेषाम मतलब उनसे गत्यात्मक विकास जो है वो क्या रहेगा, सम्यक होगा, अच्छी तरह से होगा। क्योंकि गति रूप में सब कुछ चलेगा, चित्रकला का निर्माण, आकृतियों का निर्माण और भी बहुत सारी गतिविधियां यदि कराई जाएंगी तो ये गत्यात्मक विकास है उसका। आगे चलते हैं। पठित अवबोधनात्मकः प्रश्नः कः, मतलब कि पठित अवबोधनात्मक प्रश्न क्या हैं, जिन्हें ये कहें कि पढ़ करके और फिर अवबोधन कराना। तो इस प्रकार के प्रश्न कौन है, नोबेल इति पुरस्कार प्राप्त कर्तुः भारतीय कवेः नाम वदत्, मतलब कि जो जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, प्राप्त करने वाले भारतीय कवेः भारतीय कवियों के नाम वदत्, नाम बोलें। ऑप्शन पहला, या फिर किम भवता शूद्रक द्वारा रचितम किमपि अन्यत नाटकम पठितम, क्या आपने शूद्रक के द्वारा रचित कोई अन्य नाटक पढ़ा है। ये तो ये अवबोधनात्मक प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ होगा, पठित होगा, ये पठित नहीं है, ये वाला पठित है। आगे स्वीकरोतु इति पदस्य स्वभाषया वाक्ये प्रयोगम कुरुत, तो अपनी भाषा में प्रयोग करना है, हाँ ये थोड़ा ठीक हो सकता है। आगे उज्ज्वल इति शब्दस्य वर्ण विन्यासम समीचीनम कुरुत, उज्ज्वल शब्द का वर्ण विन्यास समीचीन रूप में करना है। तो देखिए अवबोधनात्मक प्रश्न के बारे में पूछा है तो पहला रहेगा सही, ये वाला, नोबेल इति पुरस्कार प्राप्त कर्तुः भारतीय कवेः नाम वदत्, मतलब कि आपने नोबेल के विषय में पढ़ा हुआ है, पढ़ लिया है। तो जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, नोबेल पुरस्कार, तो जो भारतीय कवि हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उनके नाम आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ये प्रश्न पठित अवबोधनात्मक प्रश्न के अंतर्गत है। आगे चलते हैं। संक्षिप्त गद्यांशम अधिकृतेषु वाक्येषु रिक्त स्थान पूर्ति संबद्ध प्रश्नस्य मूलोद्देश्यम अस्ति, या फिर मूलोद्देश्य अस्ति। क्या कह रहे हैं कि संक्षिप्त गद्यांशम अधिकृत्य, संक्षिप्त गद्यांश को लेकर के, अधिकृत्य मतलब हो लेकर के, वाक्येषु वाक्यों में, रिक्त स्थान पूर्ति संबद्ध प्रश्नस्य प्रश्नों का मूलोद्देश्य अस्ति मतलब है। तो पूरा देख लेते हैं। संक्षिप्त गद्यांश को लेकर के वाक्यों में जो रिक्त स्थान की पूर्ति से संबद्ध प्रश्न हैं उनका मूल उद्देश्य क्या होता है।
तो रिक्त स्थान से संबद्ध जो प्रश्न होते हैं उनका मूल उद्देश्य क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है नूतन शब्द प्रयोग क्षमतायाः आकलनम, मतलब कि नूतन शब्दों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। दूसरा दिया है सारांश लेखन क्षमतायाः आकलनम, मतलब कि सारांश लेखन क्षमता का आकलन। तीसरा दिया हुआ है वर्तनी इति योग्यतायाः आकलन, मतलब कि वर्तनी की योग्यता का आकलन। आगे दिया है अवबोधनात्मक क्षमतायाः आकलन, मतलब कि अवबोधनात्मक क्षमता का आकलन। तो जो गद्य आदि में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रश्न दिए हुए होते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि अवबोधात्मक क्षमता का आकलन करना, कि बच्चों को अवबोध कितना हुआ है, बच्चों ने सीखा कितना है और अच्छे से ज्ञान कितना हुआ है, ये सब क्षमताओं का पता लगाने के लिए इस प्रकार से ये आकलन किए जाते हैं। यही रहेगा चौथा वाला जो है सही उत्तर। साथियों, अपने क्वेश्चंस पहले बहुत सारे अपलोड हो गए हैं, तो मुझे नए नए क्वेश्चंस खोजने पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ 4 प्रश्न और हैं जो कि आज अपन डिस्कस करेंगे, और ये प्रश्न शायद पहले रिपीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम आकलनम क्रियते, तो एकालाप के द्वारा 3 उपकौशलों का आकलन किया जाता है, तो वो 3 उपकौशल कौन से हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन जो पहला दिया हुआ है डायरेक्ट आपको सही आंसर ही बताऊंगा। स्वरलहरी, ध्वनि गुण और गति, ये हैं 3 वो उपकौशल जिनका आकलन किया जाता है। आगे दिया हुआ है व्याकरण बोधनस्योत्तमोपाय, मतलब कि व्याकरण बोध का उत्तम उपाय क्या है, ये आप लोगों को बताना था। तो सही उत्तर यहाँ पर देखेंगे कि सही उत्तर क्या होगा, ये वाला व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोग, मतलब कि व्याकरण के जो कार्य हैं उनका एकीकृत उपयोग करना ही व्याकरण बोध का उत्तम उपाय है। आगे चलते हैं। रचनात्मक आकलनस्य प्रधानोद्देश्यः, रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या है ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ भी डायरेक्ट ही आंसर बताऊंगा। जो रचनात्मक आकलन है उसका प्रधान उद्देश्य क्या है, तो बोधन, ध्यान से, बोधनाध्ययनोन्नतीकरणम, बोधन, अध्ययन और उन्नतीकरण, ये उसका प्रधान उद्देश्य है। वैयक्तिक प्रज्ञा, देखिए अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकासार्थम अतीव महत्वपूर्णम अस्ति। तो अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा का क्या कहलाती है, आंतरिक विशिष्ट ज्ञान। क्या कहलाता है, आंतरिक विशिष्ट ज्ञान कहलाता है अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा। तो विकासार्थम, इसके विकास के लिए, अर्थम दिया हुआ है तो के लिए, इसके विकास के लिए अतीव महत्वपूर्णम अस्ति। तो इसके विकास के लिए अतीव महत्वपूर्ण क्या है, अति महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है काव्य शास्त्र पठनम, काव्य शास्त्रों का पठन। दूसरा दिया हुआ है अन्य भाषासु लिखित साहित्यस्य पठनम, अन्य भाषाओं में लिखित जो साहित्य है उसका पठन। परस्परम विचार विमर्शः, परस्पर विचार विमर्श। नूतन विषयान अधिकृत्य निबंध लेखनम, नए विषयों को लेकर के, अधिकृत्य मतलब लेकर के, और निबंधों का लेखन। तो सही उत्तर क्या रहेगा, अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा के विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, परस्परम विचार विमर्शः। परस्पर विचार विमर्श मतलब कि आंतरिक विशिष्ट ज्ञान का विकास तभी संभव है जब एक छात्र दूसरे छात्र से परस्पर विचार विमर्श करता रहे, और यही महत्वपूर्ण विकल्प है। क्योंकि काव्य शास्त्र के पठन से, जो पहला ऑप्शन दिया है, काव्य शास्त्र के पठन से आंतरिक रस और भावों का उद्गम होता है, इससे अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा का तो विकास होता नहीं है। आगे दिया हुआ है अन्य भाषासु लिखित साहित्यस्य पठनम, तो इससे भी आंतरिक बोध या फिर ये कहें कि समाज के विकास से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है तथा भाषा की प्राप्ति होती है। और दिया हुआ है नूतन विषयान अधिकृत्य निबंध लेखनम, तो इसका भी अर्थ यह है कि नए विषयों का समावेश कर निबंध लेख से भौतिक ज्ञान में वृद्धि होती है। और यहाँ तो अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा की चर्चा चल रही है, तो यही रहेगा सही उत्तर कौन सा, जो सी दिया हुआ है परस्परम विचार विमर्शः, ये होगा इसका सही उत्तर। तो थोड़े से कठिन प्रश्न लगेंगे आप लोगों को, लेकिन हाँ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप लोगों को मजा आएगा क्वेश्चंस को हल करने में। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करें जिससे सब लोगों के पास पहुंचे। दिया हुआ है व्याकरण बोधनस्योपयोगः, मतलब कि व्याकरण के बोध का उपयोग क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है निर्गल भाषण सत्य
साक्षरताभिवर्धनम, मतलब कि ध्यान से एक एक शब्द इसको देखेंगे अपन। आगे चलते हैं। साक्षरताभिवर्धनम, दूसरा ऑप्शन दिया है संख्या वृद्धि या फिर यथार्थताभिवर्धनम। तो दिया हुआ है कि निर्गल भाषा शक्ति अभिवर्धनम, ऑप्शन पहला है। दूसरा दिया है साक्षरता अभिवर्धनम, साक्षरता की वृद्धि। ये थोड़ा सा जो पहला पॉइंट है मैं इसको देख करके बता दे रहा हूँ। तीसरा दिया है संख्या वृद्धि, संख्याओं की वृद्धि, मतलब कि व्याकरण बोध की उपयोगिता क्या है ये आपको बताना है। या फिर यथार्थता अभिवर्धनम, यथार्थता का अभिवर्धन करना है, तो आपको यहाँ पर बताना है सही उत्तर क्या रहेगा। तो व्याकरण बोधनस्य उपयोगः, व्याकरण बोध का जो उपयोग है वो क्या है, ये वाला चौथा वाला यथार्थताभिवर्धनम, यथार्थता को बढ़ाना, मतलब कि व्याकरण के ज्ञान का उपयोग शुद्धता कहें या फिर यथार्थता में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है, शुद्धता में या फिर यथार्थता में। और व्याकरण के द्वारा ही शब्दों का शुद्ध और परिमार्जित ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो व्याकरण जो है वो यथार्थता की वृद्धि करता है, यथार्थता की। और यहाँ पर जो निर्गल भाषण एक तो होता है अनर्गल भाषण, एक होता है निर्गल भाषण। तो एक कहें कि अनर्गल ना करके और निर्गल समझें इसको, मतलब कि अच्छे भाषण की शक्ति उत्पन्न करता है, शक्ति बढ़ाता है, अच्छा बोलने की शक्ति का अभिवर्धन करता है। ये सही उत्तर क्या रहेगा, ये वाला डी वाला जो है अपना यथार्थताभिवर्धनम। ये मतलब कि व्याकरण यथार्थता की वृद्धि करता है। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है कि पहले तो स्तर कौन सा बताया है, उस स्तर के अनुसार ही आप लोगों को उत्तर देना है। तो अपना स्तर कौन सा दिया है, उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। कौन सी परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी छात्रों के लिए? ऑप्शन पहला दिया हुआ है केवल लिखित। तो जहां केवल शब्द आ जाए वो ऑप्शन अधिकतर गलत ही होता है। केवल मौखिक तो ये भी गलत है। और उच्च प्राथमिक स्तर की बात है तो शास्त्रार्थ तो वहां होगा नहीं, ये तो उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए है। तो लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार से परीक्षा प्रणाली उपयुक्त यहाँ पर होगी। क्या होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर की गई छात्रों की जो परीक्षा प्रणाली होती है वह मुख्यतः दो रूपों में ही होती है। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। और कारण यह है कि प्राथमिक स्तर में केवल लिखित शिक्षा प्रणाली तो हो सकती है, परंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रणाली कुछ विकसित होने लगती है। इसलिए इस स्तर पर परीक्षा प्रणाली लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से उपयुक्त है। तो ये जो डी दिया हुआ है यही रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है कविता पठनस्य उद्देश्यमस्ति। हाँ, ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि पहले रिपीट हुआ है, वो भी बहुत पहले रिपीट हुआ होगा। कविता पठनस्य उद्देश्यमस्ति, कविता पठन का उद्देश्य क्या है? दिया हुआ है अनुभूति नाम विचाराणाम च बोधः, बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है धारा प्रवाहस्य शुद्धतायाः च विकासः, धारा प्रवाह और शुद्धता का विकास। या फिर कवितायाः कंठस्थीकरणम, तो ये तो गलत हो जाएगा। उच्चारण विकास है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कविता शिक्षण है और कविता शिक्षण में तो गाना होता है, तो वहां पर उच्चारण को ज्यादा वैसा नहीं देंगे, क्योंकि और ऑप्शन दिए हुए हैं सही। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, जो पहला दिया हुआ है यही वाला, अनुभूति नाम विचाराणाम च बोधः। मतलब कि जो भाव और विभाव हैं, या फिर ये कहें कि भाव विभाव और संचारी भाव का जो उद्वेलन होना है, यह सभी कविता पठन के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अर्थात ये कहें कि जो कविता पठन का उद्देश्य है वो अनुभूति और विचारों से ही है। मतलब कि जो भी स्वर ताल और लय में सब कुछ हो रहा है, ये अनुभूतियां और विचार करने का ही है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, यही वाला, क्योंकि भाव विभाव संचारी भाव इन सबको उद्वेलित करना ही तो है, अनुभूतियां हैं और ये सभी की सभी।
तो सही उत्तर आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो दिया हुआ है फर्स्ट वाला पहला ही ऑप्शन रहेगा सही। आगे, वाक् कौशलम इति अस्य सहायेन सम्यक वर्धते। क्या कह रहे हैं, ध्यान से। वाक् कौशल की चर्चा है कि वाक् कौशलम इति अस्य सहायेन सम्यक वर्धते। जो वाक् कौशल है वो इसकी सहायता से सम्यक वर्धते, अच्छी तरह से बढ़ता है। तो किसकी सहायता से जो वाक् कौशल है वो अच्छी तरह से बढ़ता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है स्थानापत्ति सारणी, स्थानापत्ति सारणी के द्वारा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लिखित संभाषणाभ्यास, लिखित संभाषण अभ्यास के द्वारा। आगे दिया हुआ है अभिनयो गोष्ठी चिंतना च, मतलब कि अभिनय और गोष्ठी चिंतन आदि से। या फिर और आगे दिया हुआ है समृद्ध वाचन सामग्री, तो सम्यक जो कि समृद्ध वाचन सामग्री के द्वारा। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? की वाक् कौशल की चर्चा है, बोलने की चर्चा, जहां ध्यान रखना आप लोग, और बोलने का कहां पर कहा गया है तो ये चर्चा है यहां सी नंबर वाले पर। मतलब कि अभिनय एवं गोष्ठी से वाणी की कुशलता में वृद्धि होती है और इससे बोलने की प्रवृत्ति के साथ साथ शब्द ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो इससे व्यक्तिगत विकास होता है। ये वाला अभिनयो गोष्ठी चिंतनावा, ये वाला, तो ये रहेगा सही सी। आगे चलते हैं। दिया हुआ है बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक है। तो बालक को देखिए अपन को किस में बनाना है प्रवीण? श्रवण कौशल में। और श्रवण कौशल में क्या होता है? सुनना होता है। तो सुनने के कौशल में प्रवीण बनाना है, कुशल बनाना है, चतुर बनाना है, चतुर ना कहें कुशल कहें, कुशल बनाना है। तो क्या करेंगे? ऑप्शन पहला दिया हुआ है कक्षा का वातावरण भय एवं आतंक से मुक्त हो। बिल्कुल ठीक है, भय और आतंक से मुक्त हो। आगे क्या दिया हुआ है? श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप और प्रसंगानुकूल और रोचक हों। हाँ, ये इस वाले से ज्यादा अनुकूल उत्तर है, तो ये तो गलत कर देंगे अपन। आगे दिया हुआ है श्रवणीय सामग्री आवश्यकता से अधिक हो। देखिए, श्रवणीय सामग्री आवश्यकता से अधिक हो, ये तो अपन को कुछ गले नहीं उतरी बात, गलत हो जाएगा। आगे टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि का आश्रय ना लेकर श्रवण कौशल का अभ्यास कराया जाए। तो ये भी कोई ठीक बात नहीं है, जहां उपयोग होगा तो वहां कर लेंगे। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये बी वाला, कि श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप प्रसंगानुकूल व रोचक हो। मतलब कि कक्षा का वातावरण जो है भय और आतंक से युक्त, ध्यान से क्या हुआ? मुक्त ना कहें, ये युक्त लिखा हुआ है। हाँ, मैंने शायद मुक्त पढ़ा, युक्त लिखा हुआ है। तो भय और आतंक से युक्त है, तो बिल्कुल सही गलत है, पहले से स्टार्टिंग से ही गलत है। और जब भय और आतंक से युक्त होगा तो श्रवण कौशल में मन तो वैसे भी नहीं लगेगा बालक का। और श्रवणीय सामग्री यदि बालकों के स्तर के अनुरूप होगी, प्रासंगिक होगी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और तो महत्वपूर्ण यही है। और आगे दिया हुआ है कि श्रवणीय सामग्री आवश्यकता से अधिक होगी तो भी दिक्कत रहेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है बी, थोड़ा सा यहाँ पढ़ने में दिक्कत हुई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। आगे चलते हैं। संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। क्या कह रहे हैं? संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। अनुकरण विधि के द्वारा होता है। विधियों के नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला है अनुकरण विधि के द्वारा होता है, या फिर ध्वनि साम्य विधि से होता है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सुनो और बोलो विधि। एक सुनो और बोलो विधि नाम से है, उसके द्वारा होता है, या फिर स्वरोच्चारण, एक स्वरोच्चारण विधि नाम से भी है, या फिर इससे होता है। तो देखिए, संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की जो क्षमता है, प्रयोग करने की क्षमता पूछ लिया, क्या कहा? प्रयोग करने की क्षमता, तो क्या रहेगा? सुनो और बोलो विधि।
मतलब कि संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का वाचन हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले उसका श्रवण किए हों। जब हमने पहले उसका श्रवण किया होगा तभी तो हम वाचन कर पाएंगे, और श्रवणोच्चारण द्वारा ही संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो सुनो और बोलो है, ये सभी विकल्पों में सर्वोत्तम है, सी रहेगा सही। चलिए चलते हैं आगे। अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। अधस्तनेषु मतलब नीचे दिए गए में, केन मतलब किसके द्वारा, त्रिभाषा सूत्रम त्रिभाषा सूत्र, संस्तुतम मतलब प्रस्तुत किया गया है। तो त्रिभाषा सूत्र के बारे में तो पहले भी आप लोगों को पता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया है, कोठारी आयोग ने दिया था। और दिए गए उक्त विकल्पों में जो कोठारी आयोग है उसने ही ये त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की है। और त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आप लोगों को पता ही है, एक पहले नंबर तो हिंदी भाषा, मैं यहाँ पर लिख के आप लोगों को बता देता हूँ, हिंदी हुई, उसके साथ में एक और जो दूसरे नंबर पर अपन कर दें अंग्रेजी हुई, और फिर स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा ये है त्रिभाषा सूत्र। तो इस प्रकार से यहाँ जो सही उत्तर है कौन सा रहेगा, मैं रेड कलर ले लेता हूँ इसमें, सही उत्तर होगा अपना ये वाला जो दिया हुआ है कोठारी आयोग उत्तर में, तो सी रहेगा इसका सही उत्तर। और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हमेशा आप लोगों से इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि कई प्रकार की न्यूज़ें आप लोगों के पास आती हैं और आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो आप भ्रमित ना हो, लक्ष्य आपका एक हो, क्योंकि अब जो यहाँ लक्ष्य से चूका तो फिर आगे मौका मिलना बहुत कम है। और अब तो परीक्षाएं होने लगी हैं, तो आप लोगों को तैयारी करना है और ये परीक्षा होकर रहेगी। आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है और मैं आप लोगों को बीच बीच में बहुत कुछ बोल देता हूँ, उल्टा सीधा कुछ भी बोलता रहता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विषय को छोड़ करके और बहुत कुछ बोलता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को अपना मानता हूँ, क्योंकि मैंने ये यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया था ये सब आप लोगों के लिए ही था। कई लोग मेरे भाई लोग थे, उनको पढ़ाने के लिए साथ में, तो उस टाइम पर स्टार्ट किया था। तो फिर आप लोगों के कहने पर कि सर और वीडियो अपलोड करें, जो आपके पास मैटर होता है उसको ऐसे ही बिना बोले ही अपलोड कर दिया करें, तो वो भी ठीक रहेगा। तो ऐसे करते करते फिर लगा कि हाँ कुछ रिकॉर्ड किया जाए। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि ऐसे रिकॉर्ड करते ना जो लोग सब कुछ अपना ताम झाम ले करके, तो वैसा अपना कुछ नहीं है। जो मैटर मिलता है यहाँ वहाँ से वो सारा का सारा यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। और जो मेरे साथ बीती है, सही बताऊँ तो, क्योंकि सब लोगों के साथ कोई ना कोई घटनाएं घटती हैं या फिर समस्याओं को देखते हुए सब लोग आगे बढ़े हैं। तो जो जो मुझे समस्याएं हुई हैं वो आप लोगों को ना हो ये भी कोशिश करता हूं। और जो क्वेश्चंस की मुझे समस्याएं होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्वेश्चंस को लगाने में, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे। तो ढूंढा करता था, और यहाँ वहाँ अपन इतनी पुस्तकें खरीद नहीं सकते हैं कि बहुत सारी और ख़रीदें। तो जितनी हो सकती थी उतनी मैंने ख़रीदी थी, लेकिन उनमें भी क्वेश्चंस नहीं मिलते थे। यूट्यूब पर सभी चैनल देख लिए थे लेकिन नहीं मिलते थे, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि इतने क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डालूँ कि एमपी की परीक्षाएं तो ठीक है, यहाँ परीक्षाएं होती कहाँ हैं ज़्यादा, अदर स्टेट में, जैसे कि राजस्थान हुआ, सीटीईटी है, और भी जितनी भी टीईटी कहीं भी हुई है, मैं तो ये कहता हूँ उत्तराखंड में भी टीईटी हुई हो ना, उसका भी संस्कृत का पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा। इतना ज़्यादा मैंने कोशिश की है, और कोशिश मेरी यही है कि जब तक मैं फ्री हूँ, काउंसलिंग वगैरह तब तक नहीं होती है जब तक, और भी तब तक मैं यहाँ पर इसी प्रकार से ये टॉपिक पूरा करने की कोशिश करूँगा। इसमें कुछ टॉपिक बाकी है मुझे पता है, जैसे कि संस्कृत के कुछ राइटर ऐसे हैं जिन्होंने, ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्होंने संस्कृत के बारे में कुछ कहा है, कहीं कुछ ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको भी क्लियर करना है। तो उनका मैटर मेरे पास है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, उस कारण से मैं नहीं दे पा रहा हूँ वो। लेकिन हाँ, उसको अच्छे से सोच रहा हूँ कि उसका सॉर्ट में करके उसको और फिर आप लोगों के सामने लाऊँ, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। और देखिए, मुझे खुद टाइप करना पड़ता है। आप लोग सोचते होंगे कि जैसे और चैनल हैं तो उनके पास टाइप करने वाले हैं, लेकिन यहाँ मुझे खुद टाइप करना होता है। तो कभी कभी टाइप करने में मुझे 3 घंटे लगें, 2 घंटे लगें, इतना टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है। यहाँ तो ये कहीं का स्क्रीनशॉट ले लिया, कहीं से कोई फ़ोटो खींच ली, तो ये हो जाता है। लेकिन जब टाइप करना होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन जितना भी टाइम मिलता है उतना लाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश यही है कि परीक्षा से पहले इतना कुछ करके जाऊँगा कि आप लोगों को
खुद अपने आप में लगे, जिन्होंने सारे वीडियोस देखे होंगे कि हाँ अब संस्कृत में अपन को कुछ लग रहा है कि कुछ हो सकता है। और रही बात आप लोगों की गद्य और पद्य की, तो वो भी कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो ऐसे मैं करा नहीं सकता। आप लोग ऐसा करें, 6वीं से लेकर के और 10वीं तक की पूरी किताबें आराम से पढ़ें, बढ़िया NCERT की भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, और एक एक पाठ को ध्यान से समझ करके पढ़ें, क्योंकि उसी में से गद्य और पद्य आने की संभावना मैं ज़्यादा समझता हूँ। क्योंकि जो अपनी अभी 6 से और 12th तक, मतलब कि 10th तक की बुक्स हैं, उनमें से अधिकतर जो मध्य प्रदेश में चल रही हैं, मध्य प्रदेश वालों के लिए मध्य प्रदेश में, और NCERT का जो जहाँ पर सिलेबस है उनके लिए वो वाली बुक्स। तो आप लोग ऐसी वाली तैयारी थोड़ी सी और स्टार्ट कर दें। और जो व्याकरण है, मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं 6 से और 10th तक की व्याकरण को भी लाने की कोशिश करूँगा, एक एक पार्ट वाइज, तो वो भी करा दूंगा। लेकिन आप लोगों को तैयारी और ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप मेरे YouTube चैनल को देख करके और एग्ज़ाम पास कर लें। मैं ज़्यादा उतना तो फेंकूंगा नहीं आप लोगों के सामने, जो अदर चैनल वाले बोलते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा बिल्कुल। तो आप लोगों को और भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा यहाँ वहाँ की बुक्स लेकर के, और बहुत सारा, क्योंकि YouTube पर इतना संभव नहीं है कि बहुत सारा मैटर आप लोगों को बताया जा सके। एक सीमित समय होता है, 30 मिनट हाईएस्ट अपन ले सकते हैं, 40 मिनट ले लें, 50 मिनट ले लें, लेकिन और भी बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ना है। तो वो सब आप लोग बुक्स से पढ़ेंगे। यहाँ केवल आपको एक गाइड कर सकते हैं। तो आप जितना पढ़ सकते हैं, अलग अलग प्रकाशन की बुक्स पढ़ें। पहले एक प्रकाशन पढ़ के और उसको मजबूत कर लें, फिर अलग अलग प्रकाशन पढ़ें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलते हैं आगे। प्रत्येक भाषायाः लिपि वर्तते, प्रत्येक भाषायाः लिपि वर्तते इयम उक्तिः। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। इयम उक्तिः, यह उक्ति कैसी है? अंशतः सत्य, अंशतः सत्य है, ये कह रहे हैं। अग दिया है असत्यम, बिल्कुल से गलत ही है, या फिर सत्यम बिल्कुल ठीक है, या फिर अंशतः सत्यम। तो अंशतः जहाँ पर लगा हुआ है ये तो ऑप्शन गलत ही होते हैं, या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। तो ये ठीक है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ये उक्ति कैसी है? बिल्कुल सत्य है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अपनी जो भाषा है कौन सी है? अपनी हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है हिंदी की? आप सब लोगों को पता होगा अपनी भाषा हिंदी है, और इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी, देवनागरी। और एक और भाषा कौन सी? मराठी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। मराठी की भी कौन सी भाषा है? देवनागरी में ये भी लिखी जाती है। पूछा गया था ये प्रश्न मराठी ऑप्शन में था, हिंदी नहीं था। आगे, त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत, मतलब कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा होनी चाहिए। कौन सी प्रथम भाषा हो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, ये पूछा है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है आंग्ल भाषा, दूसरा दिया हुआ है आधुनिक भारतीय भाषा, या फिर मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा, या फिर हिंदी भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कौन सी? मातृभाषा या फिर प्रांतीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन में ये दिया हुआ है, यही रहेगा जो सी नंबर का है, ये सही उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं। दिया हुआ है व्याकरणस्य लक्षणम, व्याकरण का लक्षण पूछा है कि व्याकरण का लक्षण क्या है? व्याकरणस्य लक्षणम। ऑप्शन पहला दिया हुआ है भाषा प्रवाह, भाषा प्रवाह, भाषायाः प्रस्तुति, भाषा की प्रस्तुति, या फिर भाषा दर्शनम, भाषा का दर्शन, या फिर भाषा सिद्धांतः। तो व्याकरण का लक्षण भाषा सिद्धांत से है। किससे है? भाषा सिद्धांत से। क्योंकि व्याकरण भाषा को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ती है, जो क्रमबद्ध भाषा प्रवाह का प्रतिपादन भी करती है। तो यही भाषा सिद्धांत जो दिया हुआ है यहाँ पर, यही होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण की अभिनव विधि है, भाषा शिक्षण की अभिनव विधि कौन सी है? ऑप्शन पहला दिया है प्रत्यक्ष विधि है, दूसरा भाषा प्रयोगशाला विधि है, या फिर हरवटीय शिक्षण विधि है, या फिर व्याख्यान विधि है। तो भाषा शिक्षण की अभिनव विधि के बारे में बताना है कौन सी है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, भाषा प्रयोगशाला विधि। मतलब कि भाषा शिक्षण की अभिनव विधि भाषा प्रयोगशाला विधि है।
भाषा प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है। क्या है? नेटवर्क अनुप्रयोग जो कि मूल कौशल की पद्धति को विकसित करता है, मूल भाषा की पद्धति को विकसित करता है। यह कंप्यूटरीकृत वातावरण में सीखने की पद्धति के माध्यम से भाषा के ये कहें कि भाषा को अच्छा माहौल देता है, भाषा में महारत हासिल करने के लिए एक अच्छा माहौल देता है और अच्छा एक तरीका भी प्रदान कराता है। तो ये जो बी दिया हुआ है भाषा प्रयोगशाला विधि, ये रहेगा सही। और यहीं पर अपन इस सेशन को खत्म कर रहे हैं आज के इस अंतिम प्रश्न के साथ। और आप लोगों से संबंधित ही ये प्रश्न है, आप लोग अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को ये उत्तर सही देना है। दिया हुआ है, एक कुशल संस्कृत अध्यापक को सर्वाधिक क्या होना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए या फिर कक्षा में प्रवचन करना चाहिए। क्या रहेगा सही? आप लोग बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बता देता हूं, सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए, यही रहेगा सही, क्योंकि एक कुशल अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए। उसके बाद में अपना जो योजना है उसके अनुसार अध्यापन कार्य कराए, आवश्यकता हो तो लेखन कराए, श्रवण आदि के बहुत सारे कार्यों को कराए। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एकः शिक्षकः बी कक्षायाः ओडिया भाषीय छात्रान् आंग्ल भाषां शिक्षयति। क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक बी कक्षा के किसी उड़िया भाषी छात्र को आंग्ल भाषा पढ़ाता है। तस्य कृते सः उड़िया भाषायाः भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम आंग्ल भाषायाम अनुवादम कारयति। मतलब उसके लिए, तस्य कृते, कृते मतलब होता है लिए, तस्य मतलब उसके, तो उसके लिए सह मतलब होता है वह, उसके लिए वह उड़िया भाषायाः, उड़िया भाषा में या फिर उड़िया भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को आंग्ल भाषायाम, अंग्रेजी भाषा में अनुवादम कारयति, अनुवाद कराता है। एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु किम उचितम। तो इस प्रकार के मार्गों में जो नीचे दिया हुआ है उनमें से क्या उचित है, क्या ठीक है? ऑप्शन पहला दिया है, एतेन रूढ़ात्मक प्रयोगे समस्या भवति। इस प्रकार से रूढ़िगत समस्या हो सकती है या फिर रूढ़िगत प्रयोग में समस्या हो सकती है। दूसरा दिया हुआ है, आंग्ल भाषायाम सहज दक्षताम लभ्यते। अंग्रेजी भाषा में सहज रूप से दक्षता प्राप्त होती है। मतलब कि जो छात्र हैं वो अंग्रेजी को सहज रूप में जानते हैं या फिर समझ जाते हैं। आगे, एषः मार्गः प्राथमिक कक्षाणां कृते उचितः। मतलब कि यह मार्ग जो है वो प्राथमिक कक्षाणां मतलब कक्षाओं के लिए, उचितः मतलब उचित है, कृते मतलब होता है लिए, तो यह मार्ग प्राथमिक कक्षा के लिए तो ठीक है, ना तो माध्यमिक कक्षाणां कृते, ना कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए। और आगे दिया है चौथा, एषः संप्रेषणात्मक मार्गः वर्तते। यह संप्रेषणात्मक मार्ग कहा गया है। सही उत्तर क्या रहेगा? तो जो सी दिया हुआ है ये वाला, ये होगा सही उत्तर। मतलब कि यह मार्ग जो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए उचित है, ना कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए उचित। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जो सी दिया हुआ है यही होगा इसका सही उत्तर। आगे दिया हुआ है, छात्राः प्रायः सर्वत्र एव प्रथम भाषाम अथवा तृतीय भाषाम अवगंतुम वक्तुम च काठिन्यम अनुभवति। मतलब कि छात्र जो हैं वो प्रायः सभी जगह प्रथम भाषा और तृतीय भाषा को ग्रहण करने में और बोलने में क्या करते हैं? कठिनता का अनुभव करते हैं। तो छात्राणाम सहायार्थम कः समीचीनः उपायः। छात्रों की सहायता के लिए समीचीन उपाय क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है, प्रथम भाषा संबद्ध अन्य भाषायाः शिक्षणम। प्रथम भाषा से संबद्ध जो अन्य भाषाएं हैं उनका शिक्षण। दूसरा दिया है, भाषा मूल वक्तृभिः पाठनम। भाषा को जो कि भाषा मूल वक्तृभिः पाठनम, मूल भाषा में पठन, भाषा का मूल भाषा में पठन या मूल वक्तृभिः, वक्तृभिः मतलब वक्ता के द्वारा पठन, ये भी अपन कह सकते हैं।
आगे द्वितीय तृतीय भाषा कालांशानाम वृद्धि, मतलब कि द्वितीय और तृतीय भाषा के जो कालांश हैं उनमें वृद्धि हो। या फिर भाषा प्रयोग द्वारा अधिकाधिकः अभ्यासः, तो भाषा प्रयोग द्वारा मतलब कि भाषा के प्रयोग के द्वारा या फिर भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अभ्यास या फिर अवसर देना, या फिर अपन इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा आप लोगों को बताना है। जो सही उत्तर होगा वो होगा चौथा वाला। कौन सा? जो डी दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर। और एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। प्रायः छात्र प्रथम भाषा अथवा तृतीय भाषा को प्रकट करने में कठिनता का अनुभव करते हैं। छात्रों की सहायता के लिए उपयुक्त समीचीन उपाय क्या है? भाषा के प्रयोग द्वारा अधिकाधिक अभ्यास से है। ये वाला भाषा के प्रयोग द्वारा अधिकाधिक अभ्यास, भाषा प्रयोग का अधिकाधिक अभ्यास करना, तो यही वाला रहेगा सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है छात्राणाम लिखित कार्य संबद्ध त्रुटि संशोधनार्थम प्रभावी प्रक्रिया अस्ति। क्या कह रहे हैं? छात्राणाम लिखित कार्य संबद्ध त्रुटि संशोधनार्थम प्रभावी प्रक्रिया अस्ति। तो छात्रों के लिखित कार्य से संबद्ध जो त्रुटि संशोधन है, त्रुटि मतलब कि कुछ भी गलतियां हुई हैं तो उसको ठीक करने की प्रभावी प्रक्रिया है। क्या है ठीक करने की प्रभावी प्रक्रिया? ऑप्शन पहला दिया है संकेत द्वारा त्रुटि निदर्शनम छात्रेभ्यः च संशोधनार्थम अभिप्रेरणा दानम। मतलब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? छात्रों को संकेत द्वारा त्रुटियों को बताना और संशोधन के लिए अभिप्रेरित करना। संशोधनार्थम अभिप्रेरणा दानम, तो संशोधन के लिए अभिप्रेरित करना, ये दिया हुआ है पहला। आगे दिया हुआ है समीचीनानि उत्तराणि प्राप्तुम पुनः पुनः लेखनम, मतलब कि समीचीन उत्तर प्राप्त करने के लिए पुनः पुनः लिखना, बार बार लिखना। तीसरा दिया हुआ है कृष्ण फल के उपयुक्त उत्तर लेखनम, मतलब कि जो कृष्ण फलक है या फिर श्यामपट्ट है या ब्लैक बोर्ड है उस पर उपयुक्त लेखन, या फिर अशुद्धि नाम पुनः पुनः अवलोकनम, अशुद्धियों का पुनः पुनः अवलोकन। तो सही उत्तर क्या रहेगा देख लेते हैं इसको पूरा ध्यान से। छात्रों से संबंधित लिखित कार्य संबंध या फिर संबंधी त्रुटि संशोधन को प्रभावित प्रक्रिया छात्र को संकेत द्वारा त्रुटि को बताना और संशोधन के लिए अभिप्रेरित करना है। आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़े से कठिन है प्रश्न, लेकिन एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। छात्रों से संबंधित लिखित कार्य संबंधी त्रुटि संशोधन की प्रभावित प्रक्रिया क्या है? छात्रों को संकेत द्वारा त्रुटियों को बताना और संशोधन के लिए अभिप्रेरित करना। ये वाली, ये जो पहला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। मतलब कि संकेत के माध्यम से त्रुटियों को बताना और संशोधन करने के लिए अभिप्रेरित करना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है कोपि छात्रः अधिगन्तुं किंचित काठिन्यम अनुभवति, अन्य सामान्य छात्राणां कृते निर्मित वाचन सामग्रीम अधिकृत्य सः अपि निपुणः भवेत् इत्यर्थं कृत उपचारस्य शिक्षणस्य कृते किम अत्यधिकम आवश्यकम अस्ति। तो ये प्रश्न भी ध्यान से समझने योग्य है कि कोपि छात्रः, कोई छात्र है, कोई भी मतलब नॉर्मल सा, तो कोई भी छात्र है वो अधिगंतुम किंचित काठिन्यम अनुभवति, मतलब कि वह सीखने के लिए किंचित मतलब थोड़ी, तो थोड़ी कठिनता का अनुभव करता है। कोई छात्र सीखने के लिए थोड़ी कठिनता का अनुभव करता है और क्या करता है? अन्य सामान्य छात्राणां कृते निर्मित वाचन सामग्रीम अधिकृत्य सह अपि निपुणः भवेत्, और जो अन्य सामान्य छात्र हैं उनके लिए जो निर्मित सामग्री है उसको लेकर के वह भी निपुण होता है। मतलब कि जो अन्य छात्रों की सामग्री है, अधिगम सामग्री है, तो उसको उपयोग में ले करके ये भी सीख लेता है। तो क्या कह रहे हैं कि इत्यर्थम कृत अभ्यासस्य इत्यर्थम कृत उपचारात्मक शिक्षणस्य, इस प्रकार के किए गए उपचारात्मक शिक्षण के लिए
क्या अत्यधिक आवश्यक है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? तो जो यहाँ पर ये वाला सी दिया हुआ है, डायरेक्ट उत्तर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो सी दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर। पूरा एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। जो छात्र किसी भी विषय में कठिनता महसूस करते हैं वे अपरिचित शब्दों के पहचान तथा छात्रों के परस्पर सहयोग से शब्दों को देखकर उसके अर्थों को समझने में सक्षम हो जाते हैं। तो क्या रहेगा सही? सी वाला ऑप्शन पहला दिया हुआ। चलिए मैं बता देता हूँ, पहले को पढ़ करके सभी को पढ़कर बता देता हूँ। पाठ्यवस्तुनः सार प्रदानम अथवा सरल पठन निवेश प्रदानम, मतलब कि पाठ्यवस्तु का सार प्रदान करना और सरल पठन को निवेश प्रदान करना। दूसरा दिया है संगणक माध्यमेन शिक्षणार्थम आंगुलिक पाठ्य सामग्री। तो संगणक माध्यमेन मतलब कि कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण के लिए ये कहें कि डिजिटल रीडिंग मटेरियल उपलब्ध कराना। या फिर अपरिचित शब्दानाम अभिज्ञानम, मतलब कि अपरिचित शब्दों की पहचान, अभिज्ञान मतलब होता है पहचान। एवंच तथा छात्रेभ्यः सहयोग प्रदानम, परस्पर छात्रों के सहयोग से या फिर सहयोग देने से। यत ते शब्दार्थम द्रष्टुम, यत मतलब होता है जो, शब्दार्थम द्रष्टुम मतलब शब्दार्थ को समझने में। अवगंतुम च मतलब कि समझना, दृष्टुम मतलब देखना और अवगंतुम मतलब समझना, च मतलब और। समर्थाः भवेयु समर्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं पूरा देख लेते हैं। छात्रों के परस्पर सहयोग से शब्दों को देखकर उसके अर्थों को समझने में सक्षम हो जाते हैं, ये वाला। तो यही वाला रहेगा इसका सही उत्तर, सी वाला। आगे चलते हैं। व्याकरणात्मक अनुदेशनम सदैव स्वाभाविकम मन्यते यदा, मतलब जो व्याकरणात्मक अनुदेशन है वो हमेशा स्वाभाविक माना जाता है। जब, यदा मतलब होता है जब, तो कब स्वाभाविक माना जाता है व्याकरणात्मक अनुदेशन? ऑप्शन पहला दिया हुआ है, लेखनात् भाषणात् व पूर्वम व्याकरणाभ्यासार्थम प्रयत्नः क्रियते। जब लेखन और भाषण से पूर्व व्याकरण के अभ्यास का प्रयत्न किया जाता है। या फिर अध्यापकैः अल्पकालिक व्याकरण कक्षा स्वीक्रियते, मतलब कि अध्यापक के द्वारा अल्पकालिक व्याकरण की कक्षा स्वीकृत की जाती है या फिर ली जाती है। या फिर छात्राः स्वयमेव लेखन भाषण समये सजगाः भूत्वा त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति, मतलब छात्र स्वयं ही लेखन और भाषण के समय सजग भूत्वा मतलब सजग होकर के त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति, त्रुटि संशोधन भी करते हैं ये। या फिर अध्यापकाः निरंतरम सिद्धांत पाठने संलग्नाः भवन्ति, या फिर अध्यापक हमेशा सिद्धांतों के पाठन में हमेशा संलग्न रहते हैं, ये। तो सही उत्तर क्या रहेगा? तो जो यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है, तो तीसरे नंबर का ही उत्तर रहेगा सही। और तीसरे नंबर में कहा क्या गया है कि जो छात्र हैं वे स्वयं ही लेखन और भाषण के समय सजग होकर त्रुटियों का संशोधन भी करें, और यदि वो त्रुटियों का उस टाइम पर संशोधन भी करेंगे तो जो व्याकरणात्मक अनुदेशन है वो स्वाभाविक होगा, या फिर ये कहें कि स्वाभाविक माना जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा रहेगा? सी वाला दिया हुआ है, यही रहेगा इसका सही उत्तर। और आप लोगों से एक मेरा निवेदन रहता है हमेशा कि आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके पास भी इस प्रकार के वीडियो पहुँचे। और एक बार और चलिए मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा कठिन लग रहा था, पूरा समझा के बता देता हूँ। देखिए, व्याकरणात्मक अनुदेशन तभी स्वाभाविक रूप से माना जा सकता है या फिर माना जाता है जब छात्र स्वयं ही लेखन भाषण के साथ सजग होकर त्रुटियों का संशोधन भी करें, ये। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है, प्रायः छात्राः नूतन विषयान् अधिकृत्य स्वविचारान् प्रकटयितुं काठिन्यम अनुभवति। क्या कह रहे हैं? प्रायः छात्राः नूतन विषयान् अधिकृत्य, प्रायः जब जो छात्र नया विषय ग्रहण करते हैं तो नूतन विषयान मतलब नूतन विषय को, नए विषय को, अधिकृत्य मतलब ग्रहण करने पर, स्वविचारान प्रकटयितुम अपने विचारों को प्रकट करने में, काठिन्यम अनुभवन्ति कठिनता का अनुभव करते हैं। कारणम अस्ति यत् ते, और कारण क्या दिया जाता है? कारण यह है कि
नूतनान अथवा अधिकान शब्दान ना जानन्ति, क्योंकि वो नए शब्द, नूतन मतलब होता है नए और अधिकान मतलब होता है अधिक, तो वह नूतन और नए और अधिक शब्दों को नहीं जानते हैं। एतदर्थम कः उपायः, इसके लिए क्या उपाय है कि वो नए शब्दों को जानने लगें और उनका जो नया उन्होंने विषय लिया हुआ है तो उससे संबंधित वो ज्ञान भी रखें। दो शब्द दिए हुए थे, यत ते नूतान अथवा अधिक शब्दान, वो नए शब्दों को और अधिक शब्दों को, ये वाला, तो अधिक शब्दों को ना जानती मतलब नहीं जानते हैं। तो ये तदर्थम कहा उपाय, इसके लिए क्या उपाय है कि वो जानने लगें। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, छात्राः शब्दार्थानाम स्मरेयुः, जो छात्र हैं वो शब्दों का स्मरण करें बार बार। आगे छात्राः श्रुतलेखनस्य, या फिर ये भी कह सकते हैं कि छात्र शब्दार्थों को याद करें, स्मरेयुः याद करें। छात्राः श्रुतलेखनस्य अधिकाधिकम अभ्यासम कुर्युः, छात्र श्रुत लेखन का अधिकाधिक अभ्यास करें। या फिर तीसरा दिया हुआ है, छात्राः शब्द समृद्ध्यर्थम वैविध्यपूर्णम, ध्यान से, वैविध्यपूर्णम साहित्यम पठितुम प्रेरितव्यः, मतलब छात्रों को छात्राः शब्द समृद्ध्यर्थम, छात्रों के शब्दों की समृद्धि के लिए, शब्दों का भंडार बढ़ाने के लिए, वैविध्यपूर्ण साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। या फिर दिया हुआ है, छात्र स्तरानुगुणम एव विषयाः चेतव्यः, मतलब कि छात्रों को स्तर के अनुसार विषय लेना चाहिए। चेतव्य मतलब लेना चाहिए, तो स्तर के अनुसार वो विषय लें, तो ये रहेगा चौथा। तो सही उत्तर क्या रहेगा, जो सी दिया हुआ है ये वाला, तो सी रहेगा इसका सही उत्तर। इस प्रकार से ये छात्राः शब्द समृद्ध्यार्थम वैविध्यपूर्णम साहित्यम पठितुम प्रेरितव्यः। चलिए इसको पूरा समझ लेते हैं कि प्रायः छात्र नए विषयों को लेकर के अपने विचारों को प्रकट करने में कठिनता का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, कठिनता का अनुभव करते हैं। और इसका कारण यह है, कारणम अस्य यत ते, मतलब कि कारण इसका यह है कि वे नए और अधिक शब्दों की जानकारी नहीं रखते हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, तदर्थम कहा आवश्यकः, क्या आवश्यक है, तो ये आवश्यक है क्या, छात्राः शब्द समृद्ध्यर्थम वैविध्यपूर्ण साहित्यम पठितुम प्रेरितव्यः, मतलब छात्रों को शब्द समृद्धि हेतु, शब्द समृद्ध्यर्थम, अर्थम यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है तो के लिए, छात्रों को शब्द समृद्धि के लिए या फिर शब्द समृद्धि हेतु वैविध्यपूर्ण साहित्यम, वैविध्यपूर्ण साहित्य मतलब कि अनेक तरह के साहित्य, पठितुम पढ़ने के लिए, प्रेरितव्यः प्रेरित करना चाहिए। ये और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़े से कठिन जरूर हैं प्रश्न, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे आप लोगों को बहुत कुछ नया मिल रहा होगा कि हाँ ऐसी तैयारी भी हमारी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है, अवबोधनात्मकम परीक्षणम इत्यर्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, मतलब कि जो अवबोधनात्मक परीक्षण है, इत्यर्थम इसके लिए, किम महत्वपूर्णम क्या महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि जो अवबोधनात्मक परीक्षण है, तो अवबोधनात्मक परीक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, पाठस्य शीर्षकम, पाठ का शीर्षक, पाठस्य ज्ञानम, या फिर ये कहें पाठस्य शीर्षकम संदर्भ ज्ञानम, हाँ संदर्भ ज्ञान, या फिर पाठेषु उपशीर्षकाणि, पाठ के उपशीर्षक, या फिर लेखनाभ्यास, लेखन का अभ्यास। तो क्या महत्वपूर्ण है ये बताना है। देखिए कहा क्या गया है, पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा, संदर्भ ज्ञानम, मतलब कि पाठ का अवबोधन के लिए, अवबोधन परीक्षण के लिए ये जरूरी है कि संदर्भ का ज्ञान हो। संदर्भ का ज्ञान रहेगा तो पता चल जाएगा कि पाठ में अपन ने क्या पढ़ा है और क्या समझा है, अवबोध हुआ है कि नहीं। पूरा देख लेते हैं। अवबोधनात्मक परीक्षण, इसके संदर्भ में जो कि अवबोधनात्मक परीक्षण इत्यर्थम संदर्भ ज्ञानस्य सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, मतलब कि किसी भी पाठक के संदर्भ में, संदर्भ के बिना उस पाठ को जानना। सही उत्तर क्या रहेगा, ये वाला संदर्भ ज्ञानम, मतलब किसी भी पाठ के संदर्भ ज्ञान के बिना उस पाठ को जानना विद्यार्थियों के लिए कठिन कार्य है। इसलिए पाठ के संदर्भ का ज्ञान अवबोधन परीक्षण के लिए आवश्यक है।
जिससे विद्यार्थी पाठ को भलीभांति समझ सके तथा अवबोधन परीक्षण किया जा सके, न कि पाठ के शीर्षक के विषय में जानकारी रखकर, ना ही पाठ के उपशीर्षक के विषय में जानकारी रखकर, और ना ही लेखन अभ्यास द्वारा अवबोधन करके। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये वाला संदर्भ ज्ञानम, जो बी दिया है यही होगा सही। आगे, गृह कार्यस्य मुख्योद्देश्यः अस्ति। यहाँ पर गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, गृह कार्य क्यों दिया जाता है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, छात्राः गृहे नवीन पाठान पठितुम रुचिम प्रदर्शयेयु। मतलब कि छात्र घर पर नए पाठों को पढ़ने में रुचि प्रदर्शित करते हैं, इसलिए गृह कार्य दिया जा रहा है। या फिर अभिभावकाः जानीयु यत् छात्राः विद्यालये किं किं पठन्ति। जो छात्र के अभिभावक हैं वो जानते हैं कि बच्चे ने विद्यालय में क्या क्या पढ़ा है, इसलिए इस प्रकार का इसे होमवर्क दिया गया है ये। या फिर पठित पाठान अधिकृत्य अभ्यासम कुर्युः। पठित पाठ को लेकर के वो अभ्यास करते हैं घर पर, इसलिए। या फिर पठने छात्र रुचि वर्धनम। पढ़ने से छात्रों में रुचि का वर्धन हो। तो सही क्या रहेगा? ये वाला जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन रहेगा सही। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य पढ़े हुए पाठ का अधिक से अधिक अभ्यास करना है, क्योंकि शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाए गए विषय व गृह कार्य में दिए गए विषय का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ाए गए पाठों व विषयों का घर पर अभ्यास करे, जिससे छात्र को जो विषय है उससे संबंधित और भी लाभ हो और वो समझ में आ जाए, ये उद्देश्य होता है उसका। आगे चलते हैं। पठन समय विसंज्ञायाः अर्थः। क्या कह रहे हैं? पठन समय विसंज्ञायाः अर्थः, मतलब कि पठन के समय विसंज्ञा का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। पठन के समय विसंज्ञा का क्या अर्थ है ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, क्लिष्ट समस्या समाधानम कर्तुम। मतलब कि क्लिष्ट विषय की जो भी मतलब कोई भी क्लिष्ट समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए सीधा कहते हैं। विश्लेषणम कर्तुम अवगंतुम च, मतलब कि विश्लेषण करने के लिए और समझने के लिए। या फिर विदेश भाषा अवगंतुम, विदेशी भाषाओं को समझने के लिए। या फिर आईसीटी मध्य प्रयुक्त क्रिया, या आईसीटी के मध्य क्रिया प्रयुक्त की गई है। तो पठन समय में विसंज्ञा के बारे में पूछा है, तो सही उत्तर क्या रहेगा? ए, मतलब पठन समये विसंज्ञायाः अर्थः। कहा अर्थः मतलब कठिन समस्या का समाधान करता है, वो कठिन समस्या का समाधान करता है। और पठन के समय विसंज्ञा का अर्थ कठिन समस्या का समाधान करना ही है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। यत् किंचित पाठ्यते सदैव एव अवगम्यते। यत् किंचित पाठ्यते सदैव एव अवगम्यते। थोड़ा सा प्रश्न कठिन सा लग रहा है, लेकिन अब अपन इसको समझेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। मतलब कि यत् किंचित पाठ्यते सदैव एव अवगम्यते, जब भी थोड़ा कुछ पढ़ाया जाता है तो वो हमेशा अवगम्यते मतलब याद रहता है। तो क्यों याद रहता है? उत्तर रहेगा सही सी वाला। ये छात्राः भिन्न योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि युक्ताः भवन्ति। मतलब कि जो छात्र हैं, छात्रों की भिन्न भिन्न योग्यता और व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि से युक्त होती है। तो यही रहेगा सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है अध्यापकाः नवीन कठिन शब्दान स्पष्टीकुर्युः इति न अपेक्षते किमर्थम। मतलब कि अध्यापक जो है, अध्यापक को नए कठिन शब्दों के अर्थ का स्पष्टीकरण करना चाहिए। स्पष्टीकुर्युः स्पष्टीकरण करना चाहिए। इति न अपेक्षते, इसमें अपेक्षित क्या नहीं है और किमर्थम क्यों नहीं है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, संदर्भ संकेत द्वारा अर्थावबोधने बाधा भवति। संदर्भ संकेत के द्वारा अर्थावबोधन में बाधा होती है। दूसरा, अध्यापकाः स्वयं अर्थान वदेयुः इति छात्राः न इच्छन्ति। मतलब कि अध्यापक स्वयं अर्थ को बोले, ये छात्रों की इच्छा नहीं होती है। या फिर शब्दावल्याः अपेक्षया व्याकरणम अधिकम महत्वपूर्णम। शब्दावली की अपेक्षा व्याकरण अधिक महत्वपूर्ण है। या फिर छात्राः सहज रूपेण शब्दार्थान जानन्ति। छात्र सहज रूप से शब्दार्थों को जानते हैं।
तो ए जो यहाँ पर दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर। मतलब कि अध्यापकों को नए कठिन शब्दों के अर्थों का शब्द के अर्थों को स्पष्ट करना चाहिए। और यह तो सत्य है, ऐसा शिक्षण कार्य अवश्यंभावी होता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार संदर्भ संकेत के द्वारा अर्थ को जानने में किंचित बाधा होती है। तो रहेगा ये सही। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इति संबद्धा भवति। मतलब कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाली कक्षा होती है, विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों की कक्षा होती है, अपन ये भी कह सकते हैं। तो इति संबद्धा भवति, इस प्रकार से वो किससे संबद्ध होती है ये आपको बताना है। विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इति संबद्धा भवति। ऑप्शन पहला दिया हुआ है पृथक कक्षाम, मतलब कि पृथक व्यवस्थित कक्षाम, पृथक व्यवस्थित कक्षा से संबद्ध होती है। विभिन्न योग्यता युक्त छात्र कक्षा, मतलब कि विभिन्न योग्यता युक्त छात्रों से संबंध होती है। यहाँ पर अतिरिक्त अध्यापक युक्त व्यवस्था, इसमें अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था होती है। सुसज्जित कक्षा व्यवस्था, यहाँ पर सुसज्जित कक्षा व्यवस्था होती है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बी, विभिन्न योग्यता युक्त छात्र कक्षा, विभिन्न योग्यताओं से युक्त छात्रों की कक्षा। देख लेते हैं पूरा क्या कहा है। विशिष्ट आवश्यकता कक्षा विभिन्न योग्यता युक्त छात्रों की कक्षा से संबद्ध होती है, क्योंकि यह विदित है कि किसी भी कक्षा में छात्रों की योग्यता भिन्न भिन्न होती है। ये वाला स्टार्ट कर रहा हूं आज के इस वीडियो को। छात्राणाम लेखन कौशलानां संशोधनार्थम निम्नलिखितेषु कः उपायः न समीचीनः। क्या कह रहे हैं? छात्राणाम लेखन कौशलानां संशोधनार्थम, मतलब कि छात्रों के लेखन कौशल के संशोधन के लिए, अर्थम दिया हुआ है ना यहाँ, संशोधनार्थम मतलब संशोधन के लिए। अर्थम जहाँ भी हो वहाँ आपको के लिए समझना है। निम्नलिखितेषु कः उपायः न समीचीनः, तो निम्नलिखितेषु मतलब निम्नलिखित में, कः मतलब कौन सा, उपायः मतलब उपाय, न मतलब नहीं, समीचीनः मतलब समीचीन मतलब ठीक। तो छात्रों के लेखन कौशल के संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ठीक नहीं है? ये नेगेटिव उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन पहला, लेखन कार्यस्य अंतिम रूपात् पूर्वं प्रथमतः प्रारूप निर्माणं पुनश्च संपादनार्थं छात्रेभ्यः प्रोत्साहनम्। मतलब क्या कह रहे हैं कि लेखन कार्यस्य अंतिम रूपात् पूर्वं, मतलब कि लेखन कार्य के अंतिम रूप से पूर्व क्या करना है? प्रथमतः प्रारूप निर्माणम, पहले तो प्रारूप निर्माण, और पुनश्च संपादनार्थम, और उसके संपादन के लिए छात्रेभ्यः प्रोत्साहनम, छात्रों को प्रोत्साहन देना। आगे क्या कर रहे हैं? कार्याभिलेख रक्षणेन सह आत्मनः समूहस्य च संशोधनार्थम छात्रेभ्यः प्रशिक्षणम। मतलब कि कार्याभिलेख जो कि पोर्टफोलियो होता है, तो उसकी मेंटेनिंग जो है, तो कार्याभिलेख रक्षणेन मतलब कि पोर्टफोलियो आदि बनाने के लिए कार्याभिलेख जो कहा जाता है, छात्रों का लेखा जोखा पूरा, तो उसके साथ आत्मनः समूह से, अपने समूह के संशोधनार्थम संशोधन के लिए छात्रेभ्यः प्रशिक्षणम, छात्रों को प्रशिक्षण देना। मतलब कि छात्र अपने अपने समूह का संशोधन स्वयं कर लें। ये आगे, रक्त वर्ण द्वारा छात्रकृत त्रुटिनाम संशोधन, मतलब कि आप जो भी छात्र ने लिखा हुआ है तो आप उसके लिखे को सही करेंगे लाल वर्ण की स्याही से कि ये आपने गलत लिखा है, ये आपने गलत लिखा है, तो और लाल रंग से संशोधन कर देंगे। या फिर लेखनारंभात पूर्वम एव लेखन कार्य विषये छात्रैः सह चर्चा। मतलब कि लेखनारंभात, तो लेखन के आरंभ से पूर्व, लेखन प्रारंभ करने से पूर्व ही, एव मतलब ही, लेखन कार्य विषये छात्रैः सह चर्चा, छात्रों के साथ चर्चा। तो क्या रहेगा यहाँ पर? गलत उत्तर, गलत आपको बताना है। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये वाला रहेगा गलत, ये भी ठीक है। रक्त वर्ण द्वारा छात्रकृत त्रुटिनाम संशोधनम, लाल रंग के द्वारा, लाल पेन से छात्रों की जो त्रुटियां हैं उनका संशोधन कर देना, ये रहेगा सही। तो ये यहाँ पर आपका गलत आंसर हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं? छात्रैः कृताः सर्वे भाषा दोषाः अध्यापकेन नैव शोधनीया यतः। आगे चलते हैं, दिया है छात्रैः कृताः सर्वे भाषा दोषाः अध्यापकेन नैव शोधनीयाः यतः। मतलब कि छात्र के द्वारा
छात्रैः मतलब छात्र के द्वारा, कृताः किए गए, सर्वे मतलब सभी, भाषा दोषाः भाषा दोष, अध्यापकेन नैव शोधनीयाः अध्यापक के द्वारा नहीं ठीक किए जाते हैं, यतः यतः क्योंकि, ध्यान से, तदत्यंत दुष्करम मतलब कि वह अत्यंत दुष्कर है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, प्रायो दोषाः भाषावबोधनम सूचयन्ति जो प्रायः दोष हैं वे भाषा के अवबोधन को सूचित करते हैं। तीसरा, दोष शोधनम भाषाबोधनस्य भागो न मतलब कि दोषों का संशोधन जो है वो भाषा का भाग नहीं है। चौथा आगे दिया हुआ है, छात्राः शिक्षकान् परीक्षयितुम मतलब कि जो छात्र हैं वो शिक्षक की परीक्षा लेने के लिए, सोद्देशम दोषान् कुर्वन्ति उद्देश्य के साथ दोष करते हैं कि ये जो अध्यापक महोदय हैं ये हमारी गलती देख पाते हैं कि नहीं। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, जो बी है ये रहेगा सही। प्रायो दोषाः भाषावबोधनम सूचयन्ति मतलब कि छात्रों द्वारा भाषा दोष प्रायः भाषा के स्पष्टीकरण में विसंगति प्रकट करता है, अतः इस पर अध्यापक के द्वारा विशेष ध्यान देना आवश्यक है। ये चलिए चलते हैं आगे, जहाँ पर दिया हुआ है पाठ्यस्य संवेग परिसर्पणम नाम किम, ऐसा कह सकते हैं। तो पाठ के संवेग परिसर्पण को क्या कहेंगे। ऑप्शन पहला दिया है निर्दिष्ट सूचनान्वेषणम मतलब कि दी हुई सूचनाओं का अन्वेषण। दूसरा दिया है पाठ्य वस्तुनः मुख्यो प्रमुखोद्देश्यम द्रष्टुम शीघ्रावलोकनम मतलब कि पाठ्य वस्तु का जो मुख्य उद्देश्य है उसको देखने के लिए जल्दी से उसको देखना। ये शीघ्रावलोकनम मतलब कि जो पाठ का प्रमुख उद्देश्य है उसको जल्दी से देखना, क्या संवेग परिसर्पण है। या फिर असंबद्ध सूचना क्या जन्म जो असंबद्ध सूचनाएं हैं, ऐसी सूचनाएं मतलब असंबद्ध सूचनाओं को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि उस पाठ में उनका कोई संबंध नहीं है, जो पाठ दिया है उस पाठ से वो सूचनाएं संबंध नहीं रखती हैं, इस प्रकार की सूचनाओं को त्यागना। ये चौथा दिया हुआ है मंदम मंदम सावधानम च पाठस्य पठनम मतलब कि धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक पाठ का पढ़ना। तो क्या होगा संवेग परिसर्पण, ये रहेगा सही उत्तर मतलब कि असंबद्ध सूचना जो है उनका त्याग करना। एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं कि पाठ के संवेग परिसर्पण का नाम क्या है। तो पाठ में जो भी सूचनाएं हैं उससे जो असंबद्ध हों मतलब क्या कि उस पाठ से संबंध ना रखती हों वो सूचनाएं, उनका परित्याग कर देना, ये कहलाता है। और इसे ही हम पाठ का क्या कहते हैं, संवेग परिसर्पण कहते हैं। आगे एक दो प्रश्न हिंदी में भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो प्रश्न आ भी जाते हैं तो आपको ये भी करने की कोशिश करना है। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वाचन का कारण बताना है कि कौन नहीं है। तो पहला दिया हुआ है वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान ना होना, हाँ ये तो बिल्कुल से अशुद्ध वाचन का कारण है। आगे प्रयत्न लाघव, ये भी है। आगे क्या दिया हुआ है उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, तो ये भी है। सही उत्तर क्या रहेगा, ये जो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है तो सस्वर वाचन ये नहीं है, क्योंकि वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान ना होने पर तथा उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी होने पर हम अशुद्ध उच्चारण के दोष से युक्त हो जाते हैं। और प्रयत्न लाघव भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषागत दोष है, जबकि जो सस्वर वाचन है ये अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, ये वाला। तो यही रहेगा सही, डी वाला। आगे चलते हैं, दिया हुआ है और ये आपको ध्यान से समझना है, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग। और ये एक बार क्या कई बार ये हुआ होगा प्रयोग। पहले तो इस प्रकार से आप समझ लें कि ये दिया हुआ है ची, फिर हा और ना, ये होता है एक, और एक होता है क्या ये ची ना हा, तो इसको बोलते हैं चिन्ह, उसको बोलते हैं चिन्ह। तो चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है, यहाँ पर आपको इसमें दोष बताना है कि कौन सा दोष है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है अशुद्ध वर्ण विपर्यय, पहला ऑप्शन है अशुद्ध वर्ण विपर्यय का है। या फिर दूसरा दिया हुआ है अशुद्ध आगम का है। या फिर तीसरा दिया हुआ है अशुद्ध वर्ण लोप का है।
या फिर चौथा दिया हुआ है अशुद्ध मात्रा भेद का है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जो चिन्ह के स्थान पर चिन्ह, अर्थात ये कहें कि हा का ना तथा ना का हा जो है वो यहाँ पर वर्ण विपर्यय है। क्या है? वर्ण विपर्यय है यहाँ पर ये वाला। और जो चिन्ह है, बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, चिन्ह का चिन्ह होने पर क्या होता है? अशुद्ध वर्ण विपर्यय है। तो वर्ण विपर्यय तो है, लेकिन क्या है? अशुद्ध वर्ण विपर्यय है। इसलिए जो चिन्ह है उसका अचिन्ह हो जाना अशुद्ध वर्णागम है, जबकि जो चिन्ह का चिन्ह हो जाना अशुद्ध वर्ण लोप है। इस प्रकार से भी अपन इसको कह सकते हैं। तो सही क्या रहेगा? ये वाला। और सीधा सीधा अपन को यही समझना है कि ये वर्ण विपर्यय है। ठीक है, अशुद्ध वर्ण विपर्यय है। आगे चलते हैं। बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है। तो बालक के उच्चारण दोष का कारण क्या नहीं है, ये आपको बताना है। बोली की भिन्नता ऑप्शन पहला दिया है, शारीरिक विकृति दूसरा दिया है, ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान दिया है, या फिर उच्चारणाभ्यास का अभाव दिया हुआ है। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है, क्या नहीं है? तो सी रहेगा सही उत्तर यहाँ पर, ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान। क्योंकि ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है, जबकि बोली की भिन्नता, शारीरिक विकृति एवं उच्चारण का अभ्यास का अभाव सभी को उच्चारण दोष का कारण माना जाता है। तो क्या रहेगा सही? ये वाला जो ये शी दिया हुआ है, यही होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और इसके बाद जो और भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे संस्कृत टू संस्कृत ही हैं। संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है सक्रियता का सिद्धांत है, दूसरा दिया हुआ है क्रमबद्धता का सिद्धांत है, तीसरा दिया हुआ है अभ्यास का सिद्धांत है, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सिद्धांत है सर्वाधिक महत्वपूर्ण? ये रहेगा सही, अभ्यास का सिद्धांत। क्योंकि जो संस्कृत शिक्षण है, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्यास का सिद्धांत ही है। क्योंकि इसमें निरंतर शब्दों के उच्चारण अभ्यास से जो वाक्यगत दोष हैं, या फिर जो भी वाक्यगत ये कहें दुर्बोधता है, असहजता है, सहजता में बदल जाती है, तो अभ्यास का सिद्धांत बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चलते हैं। संस्कृत शिक्षण की व्याकरण पद्धति के दोष में शामिल नहीं है। संस्कृत शिक्षण की व्याकरण पद्धति के दोष में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है संस्कृत शिक्षण के संस्कृत शिक्षण की व्याकरण पद्धति के दोष में? ऑप्शन पहला दिया हुआ है यह विधि नीरस होती है। क्या कह रहे हैं? यह विधि नीरस होती है। दूसरा दिया हुआ है यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुकूल है। आगे दिया हुआ है इस विधि में भाषा के अन्य पक्ष उपेक्षित रहते हैं। या फिर आगे दिया हुआ है कि यह संस्कृत के प्रयोग का व्यावहारिक ज्ञान देती है। तो संस्कृत शिक्षण की व्याकरण पद्धति के दोष में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो पहला ही रहेगा सही उत्तर, क्योंकि नेगेटिव बताना है और यही नेगेटिव है कि यह विधि नीरस होती है। क्या कह रहे हैं कि संस्कृत शिक्षण की जो व्याकरण पद्धति के दोष के अंतर्गत दिए गए विकल्प में ए यह नीरस विधि होती है, ये शामिल नहीं करेंगे, जबकि अन्य तीनों विकल्प इस दोष में सम्मिलित हैं। आगे दिया हुआ है भाषा शिक्षण समावेशी कक्षा के लिए एक समस्या है, क्योंकि वहाँ क्या होता है? छात्रों के समान रुचि का अभाव होता है। छात्रों में समान रुचि का अभाव होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो समावेशी कक्षा होगी वहाँ पर अलग अलग प्रकार के छात्र होते हैं। दूसरा दिया हुआ है छात्रों की योग्यता में असमानता होती है। हाँ, ये भी ठीक है, छात्रों की योग्यताओं में भी असमानता होती है। तीसरा दिया हुआ है उपर्युक्त भाषा परिवेश का निर्माण नहीं हो पाता है। आगे दिया हुआ है सर्वानुकूल पाठ्य सामग्री का अभाव होता है। तो क्या कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण
समावेशी कक्षा के लिए एक समस्या है। क्यों समस्या है? यहाँ पर ज़्यादा सटीक आंसर अपन को बताना है, क्योंकि वहाँ पर सर्वानुकूल पाठ्य सामग्री का अभाव होता है। जो डी दिया हुआ है ये रहेगा सही। और निश्चय ही सर्वानुकूल पाठ्य सामग्री का अभाव भाषा शिक्षण में समावेशी कक्षा के लिए एक समस्या होती है, और अनुकूल पाठ्य सामग्री होने पर विषयगत रुचि बढ़ती है। ये अगर अनुकूल पाठ्य सामग्री हो तो ये रहेगा डी वाला सही। आगे चलते हैं। हाँ, अब संस्कृत में है प्रश्न दिया हुआ है, व्याकरण शिक्षणस्य यत् उद्देश्यं वर्तते तत् अस्ति। क्या कह रहे हैं कि व्याकरण शिक्षणस्य यत् उद्देश्यं तत् वर्तते, जो व्याकरण शिक्षण है उसका जो उद्देश्य है वह है, क्या कहा गया है? मतलब कि व्याकरण शिक्षण के जो उद्देश्य कहे गए हैं वह हैं, जो उद्देश्य कहे गए हैं, तत् यत् मतलब जो, तत् मतलब वह, तो जो उद्देश्य कहे गए हैं वो हैं। क्या है वह उद्देश्य आपको बताना है। पहला, लेखन सौंदर्यम, लेखन सौंदर्य है। भाषा दोषाणाम ज्ञानम, भाषाओं के दोष का ज्ञान। श्रवणे दक्षत्वम, श्रवण दक्षता, या फिर शब्द भंडारस्य वृद्धि, शब्द भंडार की वृद्धि। तो क्या रहेगा सही उत्तर? तो जब व्याकरण शिक्षण की बात आती है तो ये बी वाला रहेगा सही उत्तर। भाषा दोषाणाम ज्ञानम, भाषाओं के दोष का ज्ञान। मतलब कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा में जो दोष होता है उसका ज्ञान कराया जाना होता है। मतलब कि व्याकरण के माध्यम से ही वर्तनी त्रुटि को दूर किया जा सकता है। तो सेकंड वाला रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। भाषायाः पठन समये चेत छात्रः अशुद्धम उच्चारणम करोति। क्या कह रहे हैं? भाषायाः पठन समये, मतलब कि भाषा के पठन समय, पढ़ते समय में, चेत यदि, छात्रः अशुद्धम उच्चारणम करोति, छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है, तदा करणीयः, तब क्या करने योग्य है? यदि भाषा पढ़ते समय छात्र अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो क्या करना चाहिए? वहां पर आप लोगों को क्या करना योग्य है ये बताएं। ऑप्शन पहला दिया है, छात्रम शुद्धोच्चारणाय निर्देशः दातव्यः, मतलब कि छात्रों के लिए शुद्धोच्चारणाय, शुद्धोच्चारण के लिए निर्देशम दातव्यः, निर्देश देना। आगे दूसरा दिया है, शुद्धोच्चारणाय वारंवारम लेखनम कारणीयम, मतलब कि शुद्धोच्चारणाय, शुद्धोच्चारण के लिए वारंवारम मतलब बार बार क्या किया जाए? लेखनम करणीय, लेखन किया जाए। या फिर शुद्धोच्चारणाय वारंवारम अभ्यासः करणीय, अभ्यास कराया जाए। या फिर उचितम दंडम दातव्यम, उचित दंड दिया जाए। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा सी वाला, क्योंकि यदि वो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो शिक्षक का यही होता है कि बार बार उनको अभ्यास कराए तो फिर वो शुद्ध उच्चारण करने लगेगा। ये सी वाला रहेगा सही। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं वैसे ही अपन को उत्तर देने की कोशिश करना है। आप लोगों को कभी भी अपने तरफ से कोई उत्तर देने की कोशिश नहीं करना है, और ना ये सोचना है कि हमने ये पढ़ा था और ये यहाँ पर है नहीं तो ये वाला उत्तर जो है ये गलत है। जैसे वहां पर प्रश्न दिए हुए होते हैं उन चारों में से ही अपन को सिलेक्ट करना है, उसके अलावा कहीं सोचना ही नहीं है चार ऑप्शन के अलावा। आगे, छात्राणाम उच्चारण दोषम दूरीकरणाय भाषा शिक्षकः भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगतः भूयात्, मतलब कि छात्रों के उच्चारणगत दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षकः, भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञानस्य, भाषा विज्ञान के कस्मिन् विज्ञाने, किस विज्ञान में पारंगत होना चाहिए। तो कहाँ पारंगत होना चाहिए? ऑप्शन पहला दिया है रूप विज्ञाने, रूप विज्ञान में। दूसरा ऑप्शन दिया है ध्वनि विज्ञाने, ध्वनि विज्ञान में। या फिर वाक्य विज्ञाने, वाक्य विज्ञान में। विज्ञान भी इसे बोलते हैं, विज्ञा बोल रहा हूँ, ज्ञा बोलना चाहिए इसे, ज्ञा। या फिर अर्थ विज्ञाने, तो क्या रहेगा सही उत्तर? ये वाला, वाक्य विज्ञाने, वाक्य विज्ञाने, मतलब कि वाक्य विज्ञान में पारंगत होना चाहिए। आगे चलते हैं। शिक्षिका केनापि शब्देन विना छात्रैः सह संप्रेषणं करोति एवं सा उपयोगम करोति। ये प्रश्न पहले रिपीट हुआ है किसी वीडियो में, मुझे ध्यान है क्योंकि। तो शिक्षिका केनापि शब्देन विना, जो शिक्षिका है वो किसी भी शब्द के बिना
छात्रैः सह संप्रेषणम करोति, छात्रों के साथ संप्रेषण करती है मतलब वार्तालाप करती है, अपने भावों का आदान प्रदान करती है। एवं सा उपयोगम करोति, तो इस प्रकार से वो किस चीज का उपयोग कर रही है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, वो क्या कर रही है, शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण का उपयोग कर रही है। दूसरा क्या दिया हुआ है, शब्देतर संप्रेषण, शब्देतर संप्रेषण का उपयोग कर रही है। तीसरा क्या दिया हुआ है, मौखिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण का उपयोग कर रही है। या फिर दिया हुआ है लिखित संप्रेषण, लिखित संप्रेषण का उपयोग कर रही है। तो क्या रहेगा सही उत्तर, बी, मतलब कि जो शिक्षिका है वो केनापि शब्देन, बिना किसी शब्द के कर रही है ना, तो ऑप्शन जो सेकंड दिया हुआ है ये वाला, क्योंकि जो शब्देतर संप्रेषण के बिना शिक्षिका छात्रों के साथ संप्रेषण करती है, वाक्यों का आदान प्रदान करती है और उसका शिक्षण कार्य के समय कक्षा में उपयोग भी करती है। जो शब्देतर संप्रेषण का तात्पर्य शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण से है, जो शब्द हैं उन शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण से, जिसमें हम व्यावहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं जिसे, और संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ भली भांति या फिर अच्छी तरह किया गया परस्पर शिक्षक छात्र का वाक कार्य है, वार्तालाप कहें अपन से। और संप्रेषण के बारे में आपको पता ही होगा कि सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जो कि अच्छे का वाचक है। चलिए आगे दिया हुआ है, केचन बालाः कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात्वा न वदन्ति एतत् अस्ति, तो ये क्या है, मतलब कि कभी कभी देखा जाता है केचन बालाः मतलब कि कोई छात्र छात्राएं कक्षायाम, कक्षा में, अवरोधन कारणात्, अवरोधन कारणात् की मतलब कि अवरोधन कारण होता है रोकने का कारण, मतलब कि मेरे कारण से कहीं कक्षा रुक ना जाए, बाधित ना हो जाए, तो इस भय के कारण से या फिर और भय के कारण से ना वदंती नहीं बोलते हैं। तो एतत् अस्ति ये क्या है, तो परिवेशीय बाधा है क्या है, ये पहला ऑप्शन दिया है। सामाजिक बाधा है क्या, या फिर शारीरिक बाधा है क्या, या फिर मनोवैज्ञानिक बाधा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कई छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो कक्षा में बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं मेरे बोलने से ये ना हो कि कक्षा बाधित हो जाए, रुक जाए, कोई लगे कि यार ये टाइम खराब कर रहा है, तो वो बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं लेकिन फिर भी, तो इसका एक ही कारण है मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक बाधा है ये। वो गलत सोच रहा है, क्योंकि अध्यापक तो हमेशा यही सोचता है कि ये प्रश्न पूछे, जितने भी अधिक प्रश्न पूछ सके प्रश्नों को पूछे। आगे चलते हैं, दिया हुआ है यात्रा वृत्तम एका विधि अस्ति, मतलब कि जो यात्रा वृत्त है ये किसकी एक विधि है ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया है कवितायाः, मतलब कि कविता की विधि है। दूसरा दिया हुआ है समीक्षायाः, समीक्षा की विधि है। तीसरा दिया हुआ है असंबद्ध निबंधस्य, असंबद्ध निबंध की विधि है। या फिर साहित्यस्य, साहित्य की विधि है। तो यात्रा वृत्त के बारे में कहा गया है, तो यात्रा वृत्त जो है वो साहित्य की एक विधि है। किसकी एक विधि है, साहित्य की एक विधि है। और इसी तरह सारांश, स्मृतियाँ, जो कि स्मृति रेखाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और अन्य तीनों विकल्प जो ये दिए हुए हैं ये इसके विपरीत हैं। और साहित्य काव्य की एक विधा है जिसमें गद्य, पद्य और चंपू भी आते हैं, तो ये रहेगा सही। और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि कई प्रश्नों का उच्चारण या फिर ये कहें कि जिसका अर्थ मैं भी सही से नहीं लगा पाता हूं, तो आप लोग और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, अधिकतर तो प्रश्न ऐसे ही हैं कि उन सभी का अर्थ क्या आप लोगों को मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, एक एक शब्द से आप लोगों को समझ में आए। और ऐसे यदि प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं तो आप इनको तो रट ही लें जितने प्रश्न मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा, इन प्रश्नों में से आपको 5 से 10 प्रश्न तो वहाँ देखने को मिलने ही वाले हैं। फाइनल ही है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो पिछली सीरीज में आ चुके हैं, चाहे वो CTET हो, चाहे UPTET हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो। थोड़ा सा घुमा फिरा के जरूर आप लोगों से पूछ लेंगे, लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। दिया हुआ है आदौ नियम ज्ञानम,
क्या कह रहे हैं, आदौ नियम ज्ञानम, मतलब कि पहले तो नियमों का ज्ञान, आदौ मतलब होता है पहले, पहले नियमों का ज्ञान। फिर क्या कह रहे हैं कि अनंतरम तस्य प्रयोगः, फिर बाद में उनका प्रयोग, पहले तो नियमों का ज्ञान और बाद में उनका प्रयोग। फिर क्या कह रहे हैं, अनंतरम तस्य प्रयोगः, बाद में उसका प्रयोग, इति व्याकरणम अस्ति, इस प्रकार से ये व्याकरण का क्या है ये बताना है आपको। ऑप्शन पहला दिया है अवरोहात्मक व्याकरणम, ये अवरोहात्मक व्याकरण है। दूसरा दिया हुआ है नवीन व्याकरणम, ये नवीन व्याकरण है। या फिर व्याख्यानात्मकम व्याकरणम, व्याख्यानात्मक व्याकरण है। या फिर आरोहात्मक व्याकरणम, आरोहात्मक व्याकरण है। क्या रहेगा इसका सही उत्तर, तो ए होगा इसका सही। कौन सा, ये वाला, क्योंकि प्रारंभ में नियम ज्ञान के बाद उसका प्रयोग करना, ऐसा व्याकरण ज्ञान अवरोहात्मक व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत आता है। मतलब कि पहले तो नियम बताना और बाद में उसका प्रयोग करना अवरोधात्मक, जो क्या कहलाता है, अवरोहात्मक, हाँ, अवरोहात्मक व्याकरण ज्ञान माना जाता है। तो ये वाला जो ए दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। तो आज का ये लास्ट ही प्रश्न था। मैं नीचे और देख रहा था कि कोई और प्रश्न ना हो, लेकिन हाँ इतने ही प्रश्न थे। आज 16 प्रश्न थे और बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ प्रश्न देखता रहता हूँ यहाँ वहाँ कि जितने भी हों, कोशिश यही रहती है मेरी कि आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न बता सकूँ। और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग अधिक से अधिक अभ्यास करें और हमेशा पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें। और संस्कृत का तो ऐसा है कि आप लोगों को निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आप लोग 1 महीने के लिए भी संस्कृत के इन प्रश्नों का अभ्यास छोड़ देंगे या फिर संस्कृत पढ़ना छोड़ देंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो निरंतर अभ्यास के कारण से ही संस्कृत आती है। तो आपको निरंतर इन प्रश्नों का अभ्यास करना है, याद करने की कोशिश करना है, विधियाँ याद करना है, जैसे कि पठन शिक्षण की विधियाँ कौन सी हैं, लेखन कौशल की विधियाँ कौन सी हैं, लेखन कौशल क्यों आवश्यक है, तो ये सब याद करना पड़ेगा। तो तब जाकर ही आप लोग संस्कृत में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और प्रश्नों का अभ्यास करने से क्या होगा कि आप लोगों को प्रश्न लगाने की आदत पड़ेगी। तो जो भी वहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें महत्वपूर्ण ये है प्रश्नों में कि आप उनका अनुवाद कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, मुझे पता है कि आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको हिंदी पेडागोजी में जो पढ़ाया गया है वो आप लोगों को संस्कृत में पूछा जाएगा। लेकिन आप संस्कृत से हिंदी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, वहाँ पर महत्वपूर्ण यही है। जो संस्कृत का हिंदी में ये कहें कि अनुवाद कर लेगा और अच्छे से समझ लेगा प्रश्न को, उसका प्रश्न सही जाएगा। और अनुवाद कौन अच्छे से कर पाएगा, जो इस प्रकार के प्रश्नों का बार बार अभ्यास करेगा, देखता रहेगा कि इसको ऐसे पढ़ना है। क्योंकि आप लोग ऐसा तो नहीं है कि अनुवाद करना सीख जाएं, बहुत लंबे अभ्यास के बाद सीखेंगे, लेकिन प्रश्नों को इस प्रकार से लगाते रहेंगे तो एक हैबिट पड़ जाएगी। जब 1000-2000 प्रश्न लगाएंगे धीरे धीरे करके, टाइम देके थोड़ा सा, और ये अभी से संभव होगा, तो आप संस्कृत टॉपिक के लिए भी दिन में लगभग 1 घंटे का टाइम दें। मैं ऐसे ही किया करता था कि 1-1, 2-2 घंटे डिवाइड कर रखे थे मैंने, कि संस्कृत के लिए लगभग मेरा 2 घंटे होता था, 2-2.5 घंटे आराम से संस्कृत पढ़ता था। क्योंकि वर्ग 1 में आप लोगों को पता ही है कि 100 नंबर की संस्कृत आनी थी, तो उस टाइम पर ऐसा पढ़ता था। 2 घंटे मेरे फिक्स थे। और एक टाइम टेबल ऐसा होता है कि जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको आप सुबह टाइम रखें, मतलब कि माइंड बिल्कुल से फ्री रहता है। और जो जैसे मैथ लगानी है तो उसको आप रखें बिल्कुल लास्ट में, ऐसा कि मतलब कि सवाल ही सवाल लगाने हैं तो आप लास्ट में रखें, जिससे जितने भी लग जाएं उतने लगाते रहेंगे। तो पेडागोजी वगैरह जो है ये सारी की सारी स्टार्टिंग में रखें। जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको दोहराते रहें, एक दोहराने का भी टाइम रखें, 1 से 1 घंटे का टाइम, कि सारे विषय की पेडागोजी के जो प्रश्न लिखे हैं उनको, और जो चीज़ें याद करनी है, परिभाषाएं वगैरह, तो उनको प्रतिदिन देखना है एक बार। पूरा जो अपन ने लिख रखा है अपना चिट्ठा, जो भी, मतलब हाँ मेरा तो अलग से था एक नोट्स का, तो उनको देखना एक काम रहता था कि अपन को सुबह से उठ करके अपना पूरा देखना है। जिससे एक तो ये भी कि कॉन्फिडेंस लेवल लो ना हो, कि ऐसा लगने लगता है कि मैंने पढ़ बहुत कुछ लिया है लेकिन आ कुछ नहीं रहा है, तो ये भी लगने लगता था। तो मैं वो रख के अपने पूरा एक बार फेर लिया उसको कि हाँ इतना अपने पढ़ा है और ये पूरा का पूरा रिवीजन किया है। तो 1 दिन में, हर 2 दिन में, मतलब एक रहता ही था मेरा। तो इस प्रकार से
और आप लोग